को भी ना जानते हुए हम कैसे एक वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, चीजों के बारे में एलाबोरेटली हम 3 सेशन में पढ़ेंगे। और पर सेशन का आवर से 2 आवर्स, लेकिन ट्राई करेंगे तो और थोड़ा बढ़ाने के लिए भी। ठीक है, तो शुरू करने से पहले जो हम सीखेंगे उसके बारे में मैं बता देता हूं आपको। हम पहले से शुरू से ही हम क्या करेंगे, जो रिक्वायरमेंट्स टू डिजाइन a website, or you can say it as to live a website, make live a website। पहले हम पढ़ेंगे डोमेन के बारे में, डोमेन क्या होता है। ठीक है, फिर हम होस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे डिजाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे, हम डिजाइन कैसे कर सकते हैं, फिर हम उसे कैसे लाइव करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, स्मॉल टॉपिक्स है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा चीजें जानने के लिए है, जो चीजें हम एक एक करके जानेंगे। अगर बीच में आपको कहीं पर डाउट लगे, कुछ चीजों के बारे में आपको पता ना चले, तो आप डायरेक्टली मुझे अनम्यूट करके पूछिए। ठीक है, तो हम यहीं पर उसे रिजॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो शुरू से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हमको एक वेबसाइट बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट मतलब क्या क्या चीज हम एक वेबसाइट को बनाने के लिए चाहिए, वो चीज के बारे में हम जानेंगे। पहले तो हम जानेंगे कि डोमेन क्या होता है, जिसे हमने डिस्कशन किया कि हम शुरू से डोमेन के बारे में जानेंगे। अगर बीच में आपको कहीं डाउट लगे तो आप पूछिए। डोमेन के बारे में जानते हैं, तो डोमेन एक्चुअली क्या होता है। आप इसे डोमेन बोल सकते हो, आप इसे वेबसाइट एड्रेस बोल सकते हो, आप इसे यूआरएल भी बोल सकते हो, लेकिन यूआरएल थोड़ा सा डिफरेंस है। यूआरएल और डोमेन के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आप इसे डोमेन बोल सकते हैं, यूआरएल बोल सकते हैं, वेबसाइट एड्रेस बोल सकते हैं, आप इसे टीएलडी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कि ये क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, डोमेन को वेबसाइट एड्रेस इसलिए बोला जाता है ताकि जब आप अपने डोमेन का नाम आप लिख के सर्च करते हैं तो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमको मिलता है, और वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन किसी के बारे में भी हो सकता है, कोई बिजनेस के बारे में, कोई पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में हो सकता है। और ये सब चीजें हमको एक वेबसाइट से ही मिलता है। तो जो वेबसाइट बनाने के लिए हमको जो नाम चाहिए वो होता है डोमेन। और ये नाम मतलब नेम, जो हम खुद चूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसको आप पोस्टफिक्स एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। किसको, डोमेन को क्या बोल सकते हैं हम, डोमेन, वेबसाइट एड्रेस, यूआरएल, टीएलडी, इसको हम पोस्टफिक्स एक्सटेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये पोस्टफिक्स की क्यों है, क्योंकि प्रीफिक्स क्या होता है कि कुछ चीजों के पहले अगर हम कुछ चीजें लगाते हैं तो उसे प्रीफिक्स बोला जाता है। कुछ चीजों के बाद अगर हम कुछ चीजों को फिक्स करते हैं, फिक्स मतलब ये चेंज नहीं हो सकता, तो ये होता है पोस्ट फिक्स। तो वो क्या है, जिसके बाद हम कुछ लगाना चाहेंगे, वो है आपका नाम। नाम मतलब आप अगर कीबोर्ड में ऐसे ही कुछ टाइप कर दे वो भी एक नाम है, मतलब आपके हिसाब से। हम अगर कीवर्ड में ऐसे कुछ टाइप कर लेते हैं वो भी एक नाम है। हम अगर कुछ स्पेसिफिक नेम चूज करते हैं, जैसे कि XYZ हो गया, या फिर राम, सैम, कुछ भी, ये नाम होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ भी नाम चूज करते हैं। सपोज हमने एक नाम चूज किया XYZ कॉर्पोरेशन, और हम इसे शॉर्ट में लिखा XYZ कॉर्प। ये है हमारा नाम, ये हमने चूज किया, ये फिक्स नहीं है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी,
ठीक है, तो ये जो नाम है हमने चूज किया, हम अपने हिसाब से यहाँ पर नाम चूज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो हम ऐड करेंगे इसके बाद, मतलब XYZ कॉर्प के बाद जो चीज हम ऐड करेंगे वो होता है पोस्ट फिक्स, मतलब इसके बाद ही हम इसे ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट फिक्स। और ये पोस्ट फिक्स कैसे होता है, जैसे कि .com, और अगर हम इसे .com ना लिख के हम इसे .in भी लिख सकते हैं, .org भी लिख सकते हैं। ऐसे मल्टीपल चीजें हैं, मतलब .com, .in, .org, .co, .in, .cc, .co, .cc, ऐसे मल्टीपल चीजें हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो होते हैं ये होते हैं पोस्ट फिक्स, मतलब नाम हम खुद चूज करते हैं, हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। हम अपना कीबोर्ड में अगर कुछ भी नाम लिख देते, मतलब ऐसे भी XYZ कुछ भी लिख देते हैं, वो एक नाम बन जाता है। उसके बाद लेकिन जो चीज होता है वो फिक्स होता है, और नाम जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो हम अपने हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक डोमेन, इसको हम बोलते हैं वेबसाइट एड्रेस। मतलब ये जो नाम हमने लिया, इस नेम के लिए हमको क्या करना है, ये चीज कहां से लेना है हमको बता देता हूं इसके बारे में। हम क्या करेंगे, ये जो .com, .in, .org, ये सारा चीजें होते हैं, इसको बोला जाता है पोस्टफिक्स एक्सटेंशन। ये हमको मिलता कहाँ है, कहां से हम लेंगे इसे, या फिर हम खुद बना पाएंगे? हम इसे खुद नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि ये अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। इसको बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ICANN। तो ICANN के द्वारा ये एक्सटेंशंस बनाए जाते हैं। एक्सटेंशंस बनाए जाते हैं कैसे, ना नीड्स के हिसाब से, लोगों का नीड्स के हिसाब से। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर XYZcorp.com मैंने चूज किया सपोज, और मैंने पोस्टफिक्स एक्सटेंशन को .com ही रखा। इसके बारे में हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। अब आपको अगर कुछ डाउट लगे तो मुझे पूछिए। XYZcorp.com अगर हमने यहाँ पर चूज किया, ये भी हो सकता है किसी और का भी कंपनी का नाम सेम हो सकता है, XYZ कॉर्प करके हो सकता है, लेकिन वो भी अगर सेम नाम को लेना चाहेगा तो उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसे ले चुका हूं। मतलब ये यूनिक नेम है, डोमेन नेम हमेशा यूनिक होता है, और उसको एक्सटेंशन के साथ एक आदमी एक टाइम ले सकता है, लेकिन रेंट में ले सकता है, मतलब उसको लाइफ टाइम आप नहीं ले सकते। आप सोचेंगे कि नहीं, XYZ.com को मैंने लाइफ टाइम मुझे ले जाना है और कोई इसे नहीं ले पाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये रेंटेड है, ये हमेशा से था, अभी भी है, आगे भी रहेगा रेंटेड। मतलब आप इसे मिनिमम 1 साल के लिए ले सकते हैं, आप इसे मैक्सिमम मतलब कुछ भी ले सकते हैं, तो 10 साल 20 साल के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपका हाथ से जा सकता है। मतलब और कोई चाहेगा, जब आपने रिन्यूअल नहीं किया तो फिर कुछ दिन के बाद आपके अकाउंट से डिलीट हो जाएगा, कोई उसे और चाहेगा तो उसे ले सकता है। ये होता है डोमेन नेम जो आपने चूज किया, लेकिन अगर सेम नाम और किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो गया, वो .com लेने के लिए ट्राई करेगा, लेकिन उसे मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने ले चुका है। इसलिए आपको क्या करना है यहाँ पर, ना अदर एक्सटेंशंस आप चूज करेंगे। मतलब जैसे .com आपको नहीं मिला तो आप .in ले सकते हो, .org ले सकते हो। आज के जमाने में तो ऑर्गेनाइजेशन के टाइप के हिसाब से आ गया है, मतलब एक्सटेंशंस आ गया। जैसे आपका टीवी चैनल है तो आप टीवी ले सकते हैं, आपका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो आप डिजिटल ले सकते हैं, आपका अगर लाइक कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो आप .construction भी ले सकते हैं। इस टाइप का भी आज के जमाने में आ गया है, मतलब आपको ये टाइप का डोमेन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर डोमेन, ये जो एक्सटेंशन हो रहा है, तो ये एक्सटेंशन को आज के जमाने में, पहले जब ये शुरू हुआ था तो शायद ये .com ही था, शायद, मतलब शुरू से कुछ ज्यादा एक्सटेंशन नहीं थे। .com, .in ऐसे ही कुछ 2 4 5 डोमेन्स, मतलब एक्सटेंशन थे। जब ये चीजें धीरे धीरे बढ़ने लगा, लोगों ने इसे परचेज करने लगे, तो फिर सेम कंपनी के नाम से मल्टीपल लोगों का कंपनी निकल गया, तो उनको फिर डोमेन मिला ही नहीं। तो ICANN ने सोचा कि और कुछ एक्सटेंशन बनाते हैं। ये ICANN क्या करता है, ये सब एक्सटेंशन को बनाने के बाद
ये क्या करता है, डायरेक्टली कस्टमर को सेल नहीं करता। तो आईसीएनएन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इंटरनेशनल, कहीं पर भी आपको डाउट लगे मुझे पूछिए। इंटरनेशनल, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, इंटरनेट कॉर्पोरेशन और असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये सब एक्सटेंशन को बनाता है, लेकिन ये बिजनेस टू बिजनेस ही सेल करता है कस्टमर को डायरेक्टली। मतलब आप अगर चाहेंगे कि नाम में आईसीएनएन से लेना चाहूंगा तो आईसीएनएन से आप नहीं ले सकते, आप इसका वेंडर से ही लेंगे जो इससे लेता है। मतलब ये बिजनेस टू बिजनेस ही करता है, बिजनेस टू कस्टमर नहीं जाता, कस्टमर को ये डायरेक्टली सेल नहीं करता। तो आईसीएनएन जिसको सेल करता है, ऐसे मल्टीपल कंपनियां हैं। आप अगर चाहें आप भी यहाँ पर लार्ज इन्वेस्टमेंट करके आईसीएनएन का मेंबरशिप लेके आप भी सेल कर सकते हैं। जो सेल कर रहे हैं वेंडर, उनके अंडर भी आप वेंडर बन सकते हैं। ठीक है, वेंडर का सब वेंडर भी आप बन सकते हैं। आप चाहे इसको भी आप सेल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होगा, आईसीएनएन का जो चार्जेस है आईसीएनएन ले लेता है। अब आप डोमेन को जो चार्ज में आप सेल करेंगे वो आपका बेनिफिट होता है। और आप मेंबरशिप लेने के लिए उसका कॉस्टिंग के बारे में मुझे बहुत ज्यादा तो मालूम नहीं है, लेकिन इसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये अगर आप लेना भी चाहेंगे, आप अगर इसको बिजनेस के हिसाब से भी लेना चाहेंगे तो आप बिजनेस ले सकेंगे। मतलब डोमेन नेम को आप सेल करने के लिए आप एक कंपनी भी बना सकते हैं। जैसे मल्टीपल कंपनियां इंडिया में है, इनमें से मैं कुछ कंपनियों का नाम आपको बता देता हूँ। जैसे गोडैडी, फिलहाल ये इंडियन कंपनी नहीं है लेकिन इंडिया में बिजनेस करता है। ठीक है, तो गोडैडी है, बिग रॉक है, फिर आप गूगल भी सेल करता है, domains.google.com में आप मतलब गूगल से भी आप परचेज कर सकते हैं। नेमचीप से आप परचेज कर सकते हैं, नेमचीप एक कंपनी है। अब ये सारा चीजों को आप सर्च करेंगे गूगल में, इनका वेबसाइट भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप ले मैन हो, आपको पता भी नहीं है कौन कौन ये सब सर्विसेज दे रहा है, मतलब कौन वेंडर्स हैं आईसीएनएन का जो डोमेन को सेल कर रहे हैं, अगर आपको ये जानकारी लेना है तो आप डायरेक्टली गूगल में जाके लेमैन के हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं डोमेन्स। अगर सर्च करेंगे जैसे आपको मल्टीपल वेंडर्स मिल जाएंगे जो ये सब चीजों को सर्च करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए गोडाडी, बिगरॉक, ब्लू होस्ट, और ये गूगल भी है यहाँ पर देखिए। और भी बहुत सारे कंपनियां मिल जाएंगे आपको। domain.com भी एक है, और एक नेम चिप, जैसे मैंने आपको बताया नेम चिप भी है, होस्टिंगर है। यहाँ पर मल्टीपल कंपनी आपको मिल जाएंगे जो ओनली डोमेन्स.com भी है। ये सब सारा कंपनियां आपको मिल जाएंगे जो डोमेन नेम को सेल करते हैं। अब आप चाहेंगे कि इनमें से कहां से मैं परचेज करूं, ठीक है, वेयर टू हाउ टू परचेज डोमेन। अब देखिए इसमें कोई क्वालिटी का फर्क नहीं, मतलब ये सिर्फ एक नाम है। यहाँ पर ये कोई मटेरियल नहीं है या फिर कोई ऐसा चीज नहीं है, हार्डवेयर जैसा कुछ चीज नहीं है कि आप क्वालिटी में फंसने का चांसेस है। आप परचेज करने के बाद आप सोचेंगे कि शायद मेरा गलती हो गया इसको परचेज करके। तो ये नाम है, इसको आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, कोई भी वेंडर से भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे कोई भी वेंडर से परचेज कर सकते हैं तो फिर मतलब इतने सारे वेंडर्स कैसे चल रहे हैं। तो यहाँ पर वेंडर का ये इश्यूज के हिसाब से चल रहे हैं, जो ज्यादा ऑफर्स देते हैं यहाँ पर, कम प्राइस में सेल करते हैं, उन लोगों का यहाँ पर ज्यादा सेल होता है। तो ऐसे मल्टीपल वेंडर्स हैं, आप अगर परचेज कहीं से भी चाहे परचेज कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर देखना क्या है कि सबसे कम पैसे में कौन दे रहा है। तो आप प्राइसिंग के हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हैं, चूजी हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप कहीं से भी डोमेन परचेज कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर ऊपर हमने डोमेन, वेबसाइट एड्रेस, यूआरएल और टीएलडी के बारे में जो डिस्कशन किया है, हमने अभी तक डोमेन, वेबसाइट एड्रेस, पोस्टिंग के एक्सटेंशन, ये तीनों के बारे में कंप्लीटली पढ़ा। लेकिन यूआरएल और टीएलडी क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। आप कहाँ से परचेज करेंगे, तो आप ये सोचिए कि आपको ऑफर जहां पर सही लगे
कम पैसे में आपको मिले, आप कहीं से भी ले सकते हैं। मतलब ये अगर आप कैटेगराइज करना चाहेंगे कि मैं कहाँ से लूं और क्यों लूं, अब आप क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है कि आपको प्राइसिंग के हिसाब से जो सस्ते लगे आप वहीं से ले लीजिए। मतलब आप गोडाटी से ले सकते हैं, आप बिगरॉप से लेते हैं, जैसे यहाँ इन लोगों का कुछ ऑफर चल रहा है, देखिए रजिस्टर डोमेन फॉर 499। सेम डोमेन को आप अगर यहाँ पर सर्च करूंगा मैं, जैसे कि मैंने कीबोर्ड में कुछ ऐसे डाल दिया और सर्च किया मैंने, देखिए अगर ये है यहाँ पर, तो इसका प्राइसिंग देखिए ये कुछ मतलब ये क्वेश्चन मार्क भी है, देखिए ब्रोकर सर्विस फी देख पा रहे हैं 5249। अब ये भी एक क्वेश्चन है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी, ठीक है। देखिए मैंने इस नाम को थोड़ा सा और लंबा कर दिया क्योंकि वो जो 4 डिजिट का मैंने लेटर लिखा था यहाँ पर, उस टाइप का शॉर्ट फॉर्म जैसे हमारा csodm.com है, वैसे उस नाम में भी शायद कोई कंपनी है, इसलिए उसका प्राइसिंग यहाँ पर ब्रोकरिंग चार्जेस बहुत ज्यादा दिखा रहा था। तो वो क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर मैंने कुछ भी कीबोर्ड में लिख दिया और इसका प्राइसिंग मुझे वो 499 में दे रहा है, वो भी .com। अब मुझे इसका और भी सॉल्यूशंस है, अगर मुझे .com प्राइसिंग ज्यादा लगे तो मैं .in ले सकता हूँ, यहाँ पर 149 रुपीज के हिसाब से 2 साल के लिए मुझे पड़ेगा, मैं यहाँ पर और थोड़ा सा सस्ता हो सकता है, इसको ले सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर और कुछ ऐड करके इसने .in भी है, .xyz है, मल्टीपल देखिए .net है, .info है, .org है, ऐसे मल्टीपल चीजें मुझे दिखाया यहाँ पर। मैं इनमें से कोई भी ले सकता हूँ, लेकिन ज्यादा लोग इसको .com को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि .com किस लिए यूज होता है मैं आपको बता दूं, .com इज फॉर कॉमर्शियल यूज, इसका शॉर्ट फॉर्म .com ही है। जैसे .in फॉर इंडियन वेबसाइट, .co.in इज फॉर कॉर्पोरेट्स इंडिया, .xyz का कोई मीनिंग ही नहीं है, .co इज फॉर कॉर्पोरेट, .org फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इसे आपको तो इनमें से पता चल जाएगा। .info मतलब इंफॉर्मेशन, .net मतलब अगर इंटरनेट रिलेटेड आप कुछ सर्विसेज दे रहे हैं तो .net आप ले सकते हैं। ऐसे सबका मीनिंग है। आप जैसे मैंने बताया टीवी का .tv है, .digital है, ठीक है, वैसे ही तो यहाँ पर सबका मीनिंग है। तो सारा लोग चाहते हैं कि मैं .com ही लूं क्योंकि कमर्शियल है और ये सारा कंट्री में आप बिजनेस को मतलब ऑनलाइन बिजनेस को स्प्रेड कर सकते हैं, ताकि हर एक कंट्री में आपके डोमेन के बारे में पता ना चले। जैसे कि .in डोमेन को लेके अगर मैं यूएस में बिजनेस करना चाहूंगा तो लोग वहां पर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हम एक इंडियन कंपनी है या फिर इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, ये हो सकता है। लेकिन .com कमर्शियल जो कि आप वर्ल्ड वाइड इससे बिजनेस कर सकते हैं। बाकी डोमेन्स भी है, मतलब जैसे .org वगैरह ये सब है, ये भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि TLD क्या है, मैं आपको बता दूं। TLD है टॉप लेवल डोमेन, और इसके साथ और एक आता है ऑप्शन CCTLD, CCTLD। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, TLD होता है टॉप लेवल डोमेन, जैसे ये .com .in मतलब डोमेन नाम जो है वही है, TLD का मतलब भी वही है, ठीक है, टॉप लेवल डोमेन। सॉरी, CCTLD क्या होता है, कंट्री कोड, जैसे .in हो गया तो ये होता है CCTLD। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंट्री कोड आ जाता है .in, मतलब ये चीज हम इंडिया में ही परचेज कर सकते हैं। हम अगर यहाँ पर यूएस का परचेज करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कंट्री CCTLD कंट्री के लिए अलग अलग होता है। जैसे मेरा .in है तो यूएस में मैं होता तो शायद मैं वहां पर .us परचेज कर लेता, कनाडा में .ca, साउथ अफ्रीका में .sa, ऑस्ट्रेलिया में .au, ऐसे ही। तो इसे बोला जाता है CCTLD मतलब कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीजों को बोला जाता है TLD, और CCTLD होता है आपका कंट्री लेवल कोड, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। डोमेन ये होता है जो आपका पोस्टफिक्स एक्सटेंशन है, जो वेबसाइट एड्रेस है। अब इसके बारे में और थोड़ा सा हमें एलाबोरेट होते हैं। तो ये आप कहीं से भी परचेस कर लीजिए जहां पर आपको प्राइसिंग सही लगे। अगर आपको .com ना मिले तो फिर आपको अदर ऑप्शंस भी है, आप ऑर्गेनाइजेशन वाइज भी ये सब सारा चीजों को आप ले सकते हैं, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। आज के जैसे आज के जमाने में .NGO, एनजीओ का भी .NGO आ गया है, तो आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, मल्टीपल जगह पर मिल जाएंगे, आप कहीं से भी आप ले सकते हैं। आप थोड़ा सा प्राइसिंग यहाँ पर आप देखिए, फिर और भी एक बिग रॉक है, वहां पर भी आप सर्च करके देखिए वहां पर कितना प्राइसिंग आ रहा है। यही सेम नाम को मैं देख चूज करके यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पर भी डाल के देखूंगा कि यहाँ पर भी प्राइसिंग कितना है।
अगर मुझे यहाँ पर और थोड़ा सा सस्ता लगा तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए 399 में मिल रहा है, तो यहाँ पर 499 है, मतलब 100 रुपीज का यहाँ पर मुझे बेनिफिट हो रहा है, तो मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ। ठीक है, और कहीं पर 99 में भी मिल जाता है, मतलब कुछ टाइम के लिए वो लोग ऑफर चलाते हैं, लेकिन जो रिन्यूअल चार्जेस होता है वो सबका लगभग सेम होता है। ये फर्स्ट ईयर के लिए आपको ऐसे ही प्राइस में पे, मतलब आप उनका कस्टमर बन जाए इसलिए ये आपको परचेज करा लेते हैं, लेकिन बाद में इसका जो रिन्यूअल प्राइस होता है आप ये मत सोचिए कि आपको 99 में ही मिलेगा या फिर 399 में मिलेगा या फिर 499 में, इससे ज्यादा ही होगा आपको। जैसे कि मतलब 1000 के अंदर ही है .com का प्राइस, .in का भी वही है, तो कुछ कुछ डोमेन्स है वो जो जिनका प्राइसिंग 3000 तक भी है, .digital .online, ये सबका प्राइसिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये प्राइसिंग आप यहाँ पर बैठ के आपका काम, आप अगर कुछ परचेज करना चाहेंगे, डोमेन्स परचेज करना चाहेंगे, तो आप यहाँ पर प्राइसिंग हर एक सर्विस प्रोवाइडर को जाके वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कहाँ से लेना आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो ये होता है डोमेन नेम, और इसको वेबसाइट एड्रेस इसलिए बोला जाता है, जैसे कि हम प्लॉट नंबर 275 बोल लेते हैं, जाते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ चीजें हमको देखने मिलता है, शायद वो प्लेग्राउंड भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहां। तो यहाँ पर जो हम ले रहे हैं इसलिए वेबसाइट एड्रेस इसलिए बोला जाता है, क्योंकि ये जो एड्रेस बार यहाँ पर है ये इसको बोला जाता है एड्रेस बार, मतलब हर एक ब्राउजर का एक एड्रेस बार होता है जहां पर हम एड्रेस को लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हमारा CSO DM के बारे में मैंने लिखा और एंटर दबाया, तो ये मेरा एड्रेस को जाके वहां पर पहुंच जाता है जहां पर मेरा फाइल्स स्टोरेज है, मतलब डोमेन नेम जो है वो कभी फाइल स्टोरेज नहीं रख सकता। मतलब जैसे कि मेरा नाम सौम्य है, तो ये एक नाम है, मेरा बॉडी अलग है, मेरा नाम अलग है, बस मेरा जो नाम है वो मेरा बॉडी को आइडेंटिफाई करता है, मतलब मेरा एड्रेस है। अगर आप सौम्य बनाएंगे तो आपके दिमाग में आ जाता है मेरा मुंह, फेस, पूरा फिगर आ जाता है कि भाई यही सौम्य। तो ये होता है कि ये बस हमने यहाँ पर नाम ही चूज किया है जिसे हम बोलते हैं डोमेन नेम, और जिसे हम TLD बोलते हैं, जिसे हम वेबसाइट एड्रेस बोलते हैं, और जिसको हम URL बोलते हैं, लेकिन URL का थोड़ा सा डेफिनेशन अलग है, मैं आपको बता दूं। जैसे कि हमने godaddy.com को अगर जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर godaddy.com के अंदर ही है। ठीक है, तो मतलब हम डोमेन के अंदर है। ठीक है, हम डोमेन के अंदर हैं। अगर हम किसी भी लिंक के ऊपर यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन है देखिए, तो मैंने यहाँ पर हेल्प के लिंक के ऊपर क्लिक किया, तो देखिए मेरा जो ऊपर का जो एड्रेस है, मैं आपको कॉपी करके भी दिखाता हूँ, ये चेंज हो गया। मतलब देखिए, तो in.godaddy.com/help हो गया। तो ये जो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम अभी URL बोलेंगे, इससे हम डोमेन नहीं बोल सकते। तब एग्जैक्टली डोमेन और URL के बीच में जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो यही है कि हर एक लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद उसका जो ऊपर वाला लिंक होता है वो चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं URL। और URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए यहाँ पर हम अगर यहाँ पर जाएंगे तो URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सॉरी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब डोमेन नाम जो होता है हमारा वो होता है सिंपल सा .com.in होता है। उसके बाद अगर कोई भी लिंक के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो उसका लिंक चेंज होता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने /help हो गया, अगर यहाँ पर और एक लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ कम्युनिटी के ऊपर, शायद वो /community हो जाएगा, नहीं वो community.godaddy.com हो गया, एक अलग लिंक आ गया यहाँ पर। तो ये जो लिंक को बोला था, यहाँ पर पेरेंट डोमेन होता है godaddy.com, बाकी जिसके ऊपर क्लिक करके जो लिंक चेंज होता रहता है वो होता है URL। ठीक है, तो आप डोमेन को भी URL बोल सकते हैं, लेकिन इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो यही है। शायद आपको समझ में आ गया हो, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछिए, नहीं तो आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर
हमने अभी सोच लीजिए कि हमने डोमेन नेम परचेज कर लिया .in.com.org, हमको जो सही लगा, हमारे बिजनेस के हिसाब से जो हमको सुइटेबल लगा, हमने परचेज कर लिया कोई भी वेंडर से, आईसीएनएन से नहीं, क्योंकि आईसीएनएन डायरेक्टली सेल नहीं करता है, ये वेंडर के जरिए सेल करता है और वेंडर्स ये सब है। अब आप चाहें तो आप बोलेंगे कि सर आप बोल रहे थे कि मैं यहाँ पर वेंडर बन सकता हूँ, बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, ये सब चीजों को लेके, ये सब कर सकते हैं, लेकिन शायद आपको अगर बहुत ज्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट लगे आईसीएनएन का मेंबरशिप लेने के लिए, आप वो मत करके भी आप यहाँ पर कोई भी वेंडर से सब वेंडर आप बन सकते हैं। जैसे जैसे कि मैं यहाँ पर अगर GoDaddy का सब वेंडर बनना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, GoDaddy में क्या सर्च करूंगा, जो मुझे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। GoDaddy रीसेलर अगर हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो हमको यहाँ पर देखिए GoDaddy का रीसेलर प्रोग्राम हमको मिल जाएगा। हमको यहाँ पर रीसेलर प्रोग्राम में प्राइसिंग भी है इसका, देखिए आप व्यू प्राइसिंग के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए आप 25 कस्टमर तक आप डोमेन सेल करके मैनेज कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट आपको 579 पर ईयर आ जाएगा। आप इसका वेंडर बन जाएंगे, वो आपको वेबसाइट बना के दे देगा, आप वेबसाइट को प्रमोशन आप खुद करेंगे, कस्टमर्स बनेंगे, आप जितना प्राइसिंग में सेल कर सकते हैं आप कर लीजिए, आपको फिर रिन्यूअल में और आपका जो मतलब परचेज करने में जितना आपका कमीशन बनता है वो आपको GoDaddy पे कर देगा। लेकिन आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 25 कस्टमर ही बना सकते हैं। प्रो रीसेलर बनेंगे तो फिर आप यहाँ पर अनलिमिटेड कस्टमर बना सकते हैं, जिसका चार्जेस आपको 11,388 रुपीज आएगा। आप इसका सब वेंडर बन जाएंगे। आप भी अपना वेबसाइट खुद का होगा जैसे GoDaddy का है, वो आपको सारा चीजें बना के देंगे, ठीक है। तो आप अपने डोमेन में उसे चला सकते हैं और आप यहाँ पर सेल करेंगे, जितना आपका मर्जी आप सेल कर दीजिए। सेल करने के बाद आपको उसमें कमीशन मिलते रहेंगे, ठीक है। आप अपना वेबसाइट को प्रमोट करिए, जितना सेल्स होगा उसके बेसिस से आपको कमीशन हमेशा GoDaddy से मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको ईयरली इतना, इसका प्रोडक्ट सिर्फ मतलब इसका जो सर्विसेज है वो सिर्फ डोमेन नहीं है, होस्टिंग भी है। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, होस्टिंग के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि चीज क्या है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर चाहे ये जैसे यहाँ पर GoDaddy का रीसेलर है, वैसे आप बिगरॉक रीसेलर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जो भी कंपनियां यहाँ पर डोमेन सेल कर रहे हैं उनका रीसेलर प्रोग्राम है, आप उनका नाम के साथ रीसेलर डाल के सर्च कर दीजिए लेमैन के हिसाब से, तो आपको लिंक्स मिल जाएंगे गूगल से, जहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं रीसेलर प्रोग्राम में। किन किन लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, जैसे यहाँ पर GoDaddy मतलब 11,338 रुपीज ले रहा है। कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनका ये फ्री है, मतलब आप कमीशन बेस में ही काम करेंगे, वो आपको सारा चीज फ्री में देंगे, आप काम करेंगे। लेकिन आज के जमाने में ज्यादा से ज्यादा पेड हो गया है, क्योंकि जब 4-5 साल के पहले बात बता रहा हूँ मैं, वहां सब कुछ सबका फ्री था। अब धीरे धीरे ये सब चीजें मतलब जैसे क्राउड होते जा रहे हैं ये सब फील्ड में, तो इन्होंने प्राइसिंग डाल दिया यहाँ पर। लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे भी हैं जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। अभी मुझे जितना चीज पता है, आपको डोमेन के बारे में सारा चीज क्लियर होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या फिर आपको कुछ डाउट है? किसी ने एक लाइक रिमूव हो गए हैं यहाँ से। जी, डाउट है आपको? या फिर हम आगे बढ़े? कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ डाउट है तो काइंडली पूछिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे होस्टिंग की तरफ। सौम्या सर जी, ये उस टाइम पे GoDaddy में आपने वो जो बीच का एक पर्सन बोला था ना, क्या GoDaddy में मतलब जो नाम मैंने बताया था, मतलब GoDaddy, बिगरॉक, गूगल, नेमचीप,
रीसेलर फिर का और नाम था। अच्छा, वो अच्छा, रीसेलर था। अच्छा अच्छा। हाँ जी, रीसेलर। अगर आप सब मतलब गोडैडी का भी वेंडर बनना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं यहाँ पर। और ये क्या अच्छा करते हैं, अच्छा। आपको आपको एक वेबसाइट जैसे उनका बना है उस टाइप का ही आपको एक वेबसाइट मिलेगा, जिसमें आप अपना लोगो और कंटेंट आपका रहेगा, लेकिन वो वेबसाइट उनके तरह ही दिखेगा एग्जैक्टली जैसे उन लोगों का है। और ये आपको बना के दे देंगे। आप क्या करेंगे, अपने डोमेन में उसे चलाएंगे, अपने ब्रांड में ही चलाएंगे। जो सेल्स होगा उनके जो मतलब कस्टमर पैनल है उसके साथ कनेक्टेड होगा, सारा चीज वो मैनेज कराएंगे, लेकिन सर्विस आप देंगे। तो ये आपको सेल के हिसाब से कमीशन दे देंगे, रिन्यू के हिसाब से कमीशन दे देंगे। तो इनका प्रोडक्ट सिर्फ मतलब जो बेच रहे हैं, ये सर्विसेज बेच रहे हैं, डोमेन नहीं है, ये होस्टिंग भी बेचते हैं। होस्टिंग क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हम ले सकते हैं, मतलब हर एक कंपनी का है, सिर्फ गोडैडी का नहीं। आप बिगर का भी ले सकते हैं, लेकिन गूगल का शायद रीसेलर प्रोग्राम नहीं है, बाकी सबका है, ठीक है। तो हम अभी चलते हैं होस्टिंग के बारे में पढ़ने के लिए। होस्टिंग क्या है, इसे जानने से पहले हम एक चीज को जानेंगे कि हमने जो नेम लिया है, जो वेबसाइट एड्रेस लिया है, अगर हम वो वेबसाइट एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे, मतलब जैसे कि मैंने कुछ भी एक नाम ले लिया, लिखने के बाद .com मैंने लिखा और एंटर मैंने दबाया। अब एंटर दबाने के बाद क्या होता है, ये एक रिक्वेस्ट जाता है जहां पर मतलब जैसे कि मैं आप मुझे बुलाएंगे तो मैं सुनना चाहिए, अदरवाइज मैं रेस्पॉन्ड करना चाहिए। अदरवाइज मैं अगर रेस्पॉन्ड नहीं करूंगा तो मतलब मैं एग्जिस्ट ही नहीं, मतलब मैं जैसे मैंने एक नाम बुला रहा हूँ राम, तो राम होना चाहिए, अदरवाइज राम तो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो राम होने के लिए, एग्जिस्टेंस होने के लिए उसको तो कुछ स्पेस चाहिए, कुछ जगह चाहिए जहां पर वो रहेगा, और आप उसे बुलाएंगे तो वो रेस्पॉन्स करेगा। तो वो होता है वेबसाइट का डिजाइन, जिसके लिए आपको एक स्पेस चाहिए। स्पेस मतलब जगह चाहिए जहां पर आप उसे स्टोर करेंगे, वो होता है सर्वर। होस्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन सर्वर पहले हम जान लेते हैं, फिर होस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। होस्टिंग क्या है हम जानें। सर्वर, सर्वर क्या होता है, मेमोरी। To use it, we have to install operating system on it। मतलब ये है सर्वर के अंदर, जैसे हम अगर अपना सिस्टम को लेंगे, मतलब हमारा जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो भी है, तो वो भी एक सर्वर ही है, उसे हम सर्वर ही बोलते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये हमारा, जस्ट ए मोमेंट, किसी ने क्लास से रिमूव हो गए तो थोड़ा सा मैं उनको, हाँ ऐड हो गए, कोई प्रॉब्लम। तो अपन, तो यहाँ पर देखिए सर्वर क्या होता है, एक मेमोरी चिप होता है। मतलब जैसे हमारा मोबाइल में भी बहुत सारे मेमोरीज है, 128 GB, 64 GB, 32 GB है मेमोरीज। अगर वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो मेमोरी का हम ऑपरेट नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम इसलिए मोबाइल में मेमोरी को यूज कर रहे हैं। अगर ऐसे मेमोरी चिप होता तो हम ऐसे ही मेमोरी के अंदर डाटा ट्रांसफर कैसे करते। मेमोरी को ऑपरेट करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही चाहिए, अदरवाइज आप ऑपरेट नहीं कर सकते। तो सर्वर मतलब ये एक मेमोरी चिप है, जिसके अंदर हम अपना फाइल स्टोरेज रखते हैं। जैसे कि हमारे सिस्टम में डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जो भी है ड्राइव्स, उसके अंदर हम अगर कुछ फाइल स्टोरेज करते हैं तो वहां पर हमको ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब विंडोज हो या फिर आपका मैक हो या फिर कोई भी यूबंटू हो, जो भी है, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अदरवाइज ये डब्बा है, कोई काम में नहीं आएगा आपको। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन नॉट ऑपरेट एनी मेमोरी। तो हमारा सर्वर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, और हमारा सिस्टम भी एक सर्वर है, लेकिन इसको हम लोकल सर्वर बोलते हैं। अब आप डोमेन नाम के बारे में थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए भूल जाएंगे, हम सर्वर के अंदर डिस्कशन, सर्वर के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर डोमेन और सर्वर को हम मिक्स करके डिस्कशन करेंगे, तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। कि आप स्टोरी सुन रहे हैं, स्टोरी के हिसाब से ही सोचिए, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वर क्या है, मेमोरी चिप है,
जिसके अंदर हम मेमोरी, जैसे हम अपना सिस्टम के बारे में बात करें तो हमारा सिस्टम एक सर्वर है और ये लोकल सर्वर है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज है वो हम खुद यूज कर सकते हैं, कोई चाहे उसे यूज नहीं कर सकता। मेरे सिस्टम के अंदर क्या है आप नहीं देख सकते, आपके सिस्टम के अंदर क्या है वो भी मैं नहीं देख सकता। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम कनेक्ट करके देख सकते हैं, परमिशन ग्रांट करके देख सकते हैं, जैसे टीम व्यूअर के जरिए हम देख सकते हैं, और ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म से जिसके जरिए हम देख सकते हैं। एक्सेस देते हैं, परमिशन देते हैं, फिर जाके एक्सेस मतलब हम आपको सिस्टम को कुछ टाइम के लिए एक्सेस करते हैं, ये नहीं कि हमेशा एक्सेस रहेगा मेरा, ठीक है, ये भी आपका परमिशन ग्रांट के द्वारा ही होगा। तो लेकिन अगर हम उसको छोड़ दें, हमारा सिस्टम एक लोकल सिस्टम ही है, मतलब हम इसे खुद यूज करेंगे, इसके अंदर जो भी चीज है हम इसे खुद यूज कर पाएंगे और कोई इसे यूज नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता है हमारे सिस्टम में क्या है। तो मतलब ये लोकल सर्वर। और एक सर्वर है जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल सर्वर। ग्लोबल सर्वर मतलब उसके अंदर जो चीज है उसको एक्सेस दिया गया है दुनिया में कि कोई भी इसे देख सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक एड्रेस चाहिए। विदाउट एड्रेस आप नहीं देख सकते। विदाउट एड्रेस मतलब जैसे कि आप अगर पर्टिकुलर नहीं होंगे तो कोई भी चीज, जैसे आप ऐसे कोई एरिया को घूमने के लिए जाएंगे तो जा पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस एरिया के अंदर अगर आपको कोई घर के अंदर एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको एड्रेस चाहिए, आपको पर्टिकुलराइज होना चाहिए, तब जाके, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तब जाके आप उस घर के अंदर एक्सेस ले सकते। तो यहां पर आपको पर्टिकुलर जगह को विजिट करने के लिए आपको एड्रेस चाहिए, और उस एड्रेस के अंदर जो चीज होगा आपको दिखाया जाएगा। जैसे कि आप एक बड़े से एरिया के अंदर जा रहे हैं तो वहां पर प्लॉट नंबर्स होते हैं, प्लॉट नंबर 100, 102, 103, 104। तो आप जो भी एरिया को जाना चाहते हैं, जो भी घर को आप जाना चाहते हैं, आप प्लॉट नंबर 104 बोलेंगे तो आपको प्लॉट 104 के अंदर जो चीजें हैं वो दिखाएगा, वो होता है आपका एड्रेस। समझ आ रहे हैं नहीं? तो ये है आपका एड्रेस, जो आपको डोमेन नेम बोला जाता है। तो मतलब सोचिए कि आपका एक डोमेन नेम है, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई जगह नहीं है फाइल को स्टोरेज करने के लिए। मतलब जैसे कि मैं हूं, मेरा नाम सौम्य है, लेकिन मेरा कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस अगर नहीं है तो फिर मैं कुछ भी नहीं। तो मेरा फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिए मुझे तो कुछ स्पेस चाहिए जहां पर मैं खड़े रहूंगा, कुछ करूंगा, मेरा मास चाहिए, तो वो होता है मेरा डिजाइन। तो उसके लिए जो स्पेस मुझे चाहिए वो होता है सर्वर, जहां पर मैं स्टोरेज रखूंगा। अगर वो लोकल सर्वर हो जाता है तो फिर मैं खुद ही देख पाऊंगा, दुनिया नहीं देख पाएगा। मतलब जैसे कि कोई soumya.com लिख के एंटर दबा रहा है, तो फिर अगर वो लोकल सिस्टम में रखा गया है तो उसे कोई नहीं देख सकता, क्योंकि लोकल सिस्टम का खुद ही जो ओनर है उसी को एक्सेस है और कोई नहीं देख सकता। लेकिन अगर वो ग्लोबल सर्वर है तो फिर एक्सेसिबल टू द होल वर्ल्ड है, मतलब उसको HTTPS के द्वारा, सॉरी, उसको वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए कनेक्ट किया गया है। अब सोचिए, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www। चीजों को पूरा सही तरह से समझिए, जहां पर भी डाउट लगे देखो, वर्ल्ड वाइड वेब ये क्या होता है? अगर हम अपना सिस्टम को वर्ल्ड वाइड वेब के साथ कनेक्ट कराना चाहते हैं, ये कुछ सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज हैं और ये इंटरनेट मीडियम के जरिए ही होता है, ठीक है। तो अगर हम अपने सिस्टम को भी वर्ल्ड वाइड वेब के साथ कनेक्ट कराना चाहेंगे, कर पाएंगे। उसके लिए जो मशीनरीज है, हम अगर वो परचेज करेंगे तो हम अपना घर में बैठ के हमारे सिस्टम को भी ग्लोबल सिस्टम बना सकते हैं। अभी हमारा लोकल है, लेकिन हम अगर कुछ पैसा खर्चा करेंगे, उसके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं परचेज करेंगे और उसे हम www के साथ कनेक्ट करना चाहेंगे तो भी हमारा सिस्टम बन पाएगा। लेकिन उसके लिए जितना खर्चा हमको आएगा, मतलब आएगा, जितना खर्चा हमको आएगा उसी कॉस्ट में हम किसी से उसे रेंट में ले सकते हैं। क्या है इसका मीनिंग? अब देखिए, आप भुवनेश्वर में आए हैं, आप यहाँ पर अगर घर
बनाना चाहेंगे तो आपको बहुत सारा पैसा खर्चा होगा। जमीन परचेज कीजिए, घर बनाइए, या फिर अपार्टमेंट परचेज कीजिए, तो आपको खर्चा बहुत ज्यादा है। आप अगर रेंट में रहेंगे तो आपको कम पैसा खर्चा आता है, और आप मतलब आपके बजट के हिसाब से आप चल सकते हैं। अब बहुत सारे कंपनियां ऐसे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे लोग मतलब पर्सन है जो जिनके पास ये सब चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना नहीं चाहिए, या फिर उनके पास है ही नहीं, तो ये सब चीजों को वो करते नहीं है। लेकिन बड़ी कंपनियां, उनका सर्वर खुद का है, ठीक है। तो हम उसके बारे में एलाबोरेटली बात करेंगे, एक एक करके जाते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी। तो सर्वर, हमने डोमेन नेम परचेज करने के बाद हमको एक जगह चाहिए जिसके अंदर हम अपना वेबसाइट का डिजाइन को स्टोर करके रखेंगे, और उसको हम अपने डोमेन के साथ कनेक्ट कराएंगे, जाके हमारा वेबसाइट लाइव होगा। मैं उसको आपको एक विजुअल स्टडी देता हूं जहां पर आपको पता चलेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए यहां आपने डोमेन नेम परचेज कर लिया, ठीक है, और यहां आपने सर्वर परचेज कर लिया। सर्वर को भी आप यहाँ पर जैसे डोमेन नाम को आप क्या करते हैं, रेंट बेसिस में परचेज करते हैं, आप सर्वर को भी रेंट बेसिस में ही परचेज करेंगे। आप अगर सोचेंगे कि नहीं मैं रेंट में करूंगा, नहीं मैं खुद ही सर्वर खुद का बना लूंगा, तो आप ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे तो आप बना भी पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप सोचिए कि आप परचेज कर रहे हैं किसी सर्विस प्रोवाइडर से, जिन लोगों के पास बहुत बड़े स्पेस हैं और वो छोटा छोटा करके उससे पार्टीशन करके सेल कर रहे हैं पैकेज के हिसाब से, ठीक है। आप वहीं से परचेज, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, आपको मैं बीट बाय बीट समझाऊंगा चीजें क्या है। तो आपने परचेज किया, ठीक है, और आपका यूजर जो है, मतलब आप वेबसाइट को अब आपको क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। आप डिजाइन कहां पर करेंगे, आपके खुद के जो लोकल सिस्टम है वहीं पर बनाएंगे डिजाइन, ठीक है। बनाने की सोचिए कि ये आपका लोकल सिस्टम है, देखिए ये जो है आपका डोमेन नेम है, ये जो है आपका सर्वर है। सही तरह से देखिए, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आपका लोकल सिस्टम। अब आपने डोमेन नेम परचेज कर लिया, सर्वर भी परचेज कर लिया। अब सर्वर क्या है, जैसे हमारा लोकल सिस्टम भी एक सर्वर है, ये भी एक सिस्टम ही है। अब हम क्या करेंगे ना, हमारा लोकल सिस्टम के अंदर हम डिजाइन पहले बनाएंगे, और इसे लेके इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपलोड करा लेंगे। जैसे ना हम जब परचेज करेंगे तो इसका लॉगिन भी हमको मिला होगा, लॉगिन करने के बाद हम इसके अंदर हम फाइल अपना अपलोड कर सकते हैं। जैसे हम फेसबुक में अपना फोटो अपलोड कर लेते हैं, वैसे ही लॉगिन करने के बाद वैसे ही इसका भी लॉगिन होगा, इसके अंदर लॉगिन करने के बाद हम अपना फाइल सारा इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। होने के बाद एक क्वेश्चन आता है, क्या हमारा वेबसाइट लाइव हो गया, चलेगा अभी? नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि जब हमने सोच लो कि हमने यहाँ पर डोमेन ले लिया, यहाँ पर सर्वर भी ले लिया, लेने के बाद हमने डिजाइन भी कर लिया और इसे अपलोड भी कर लिया। अब हम सोच रहे हैं कि हमारा वेबसाइट लाइव हो गया, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर हमारा वेबसाइट बनाने के बाद, ये सब बनाने के बाद, अपलोड करने के बाद, हम अपना यूजर को बोलेंगे, यूजर मतलब कोई भी रैंडमली हम अपने कस्टमर को बोलेंगे भाई हमारा वेबसाइट बन गया है, अब आप जाके xyz.com लिख के एंटर दबाइए, आपको हमारा वेबसाइट दिखेगा। अब जाके उसने क्या किया, xyz.com लिखने के बाद एंटर दबाया, और ये एंटर दबाने के बाद जो रिक्वेस्ट है वो डोमेन नेम के पास गया रिक्वेस्ट, लेकिन क्या उसके पास फाइल है? नहीं है। फाइल तो यहाँ पर है सर्वर के पास, लेकिन जब आप डोमेन नाम लिख रहे हैं तो पहले रिक्वेस्ट तो डोमेन के पास ही जाएगा। अब डोमेन के पास तो कुछ है ही नहीं, वो दिखाएगा कैसे आपको? कुछ नहीं दिखा पाएगा, तो मतलब आपका वेबसाइट लाइव नहीं है। क्या करना पड़ेगा आपको? आपको वहां पर ऑप्शंस है, हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे ये सब चीजों को, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये सब चीजों को एक ग्राफिकल वे बता रहा हूं जिसमें आपको समझ में आए। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे ना डोमेन नेम को इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने से क्या होगा, जब मेरा यूजर आएगा xyz.com लिख के एंटर दबाएगा, तब मेरा ये रिक्वेस्ट यहाँ पर जाएगा। रिक्वेस्ट जाने के बाद, रिक्वेस्ट इसके पास कुछ फाइल नहीं तो ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ से फाइल लाएगा,
फिर आपका ब्राउजर जो है जहां से आप खोल रहे हैं, मोजिला हो या फिर क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, कुछ भी, वहां पर आपको डाउनलोड होके दिखाए, इसलिए तो आपका डाटा खत्म होता है, डाउनलोड होता है। तो ये होता है प्रोसेस, मतलब जिस प्रोसेस में आप एक वेबसाइट को डिजाइन करते हो। क्या होता है, डोमेन नेम, सर्वर, फिर आप उसे डिजाइन कर लेते हो, फिर आप उसे कनेक्ट कर लेते हो और आपका वेबसाइट लाइव हो जाता है। ठीक है, और ये जो इंटर कनेक्शन होता है डोमेन नेम और सर्वर के बीच में, उसे ही हम बोलते हैं होस्टिंग। जो होस्टिंग बोला जाता है ना, होस्टिंग मतलब लाइव लाना, किस चीज को लाइव लाना। होस्टिंग मतलब जैसे हम होस्ट कर रहे हैं कहीं पर, मतलब लाइव स्पेस दे रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब ये है कि इंटर कनेक्शन इन बिटवीन domain name and server is called as hosting। अगर ये दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन नहीं होगा तो फिर आपका वेबसाइट होस्टिंग नहीं हो पाएगा, हम इसे लाइव नहीं बोल सकते। तो ये होस्टिंग से पहले इसे सर्वर बोला जाता है, होस्टिंग होने के बाद उसे होस्टिंग बोला, मतलब कनेक्शन होने के बाद उसे होस्टिंग बोला जाता है। अब हम सर्वर के बारे में और एलाबोरेट होते हैं। ठीक है, अब हम बताइए एक चीज कि जब हम सिस्टम परचेस करने के लिए जाते हैं मार्केट को, मतलब हमारा जो लोकल सिस्टम है, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप परचेस करने के लिए जाते हैं, तो हम क्या देख के इसे परचेस करते हैं? हम उसे बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में मल्टीपल चीजें आती हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन देख के परचेस करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या आता है हम पहले बता दें। पहले हमारा आता है, हम जो चीज पहले देखते हैं वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम पहले देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हम क्या देखते हैं, रैम। रैम क्या देखते हैं, मतलब जो हमारा रोम है, इसे बोल देते हैं रीड ओनली मेमोरी, मतलब हमारा जो मेमोरी स्पेस जो है, हम यहाँ पर स्पेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या है, और क्या देखते हैं हम, स्पीड देखते हैं। ठीक है, और क्या देखते हैं हम, प्रोसेसर को भी देखते हैं, क्या प्रोसेसर, और क्या देखते हैं। देखिए मल्टीपल चीजें, और क्या क्या फैसिलिटी दिया गया है, क्या फ्री में दे रहा है, लेकिन जो मेन चीज है वो यही है कि हम पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम, स्पेस, स्पीड और प्रोसेसर के ऊपर ही हमारा फोकस है। अगर हमको ये सही मिल रहा है तो हम परचेस कर लेते हैं। बाकी सब फैसिलिटीज है वो तो अलग है, मतलब आपको पोर्ट बहुत ज्यादा दे रहे हैं, उसके साथ माउस फ्री में दे रहा है, कीबोर्ड एक्स्ट्रा दे रहा है, वो अलग बात है। लेकिन जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम, रोम, स्पीड एंड प्रोसेसर। ये सब देखने के बाद हम परचेस करते हैं। अब ये सब चीजें सीखने के बाद आपको पूरा वेबसाइट डिजाइनिंग में कंप्लीट आइडिया आ जाएगा। मतलब आप चाहो तो शुरू से एंड तक आप पूरा खुद देख सकते हो, डिजाइन भी कर सकते हो। आपको कोई चाहे तो मतलब यहाँ पर ये नहीं कर सकता, ठग नहीं सकता, क्योंकि आपको सारा चीज पता होगा। अब ये चीज देखने के बाद आप परचेस करोगे, इसमें आपको तो पता है आज के जमाने में ये सब चीजें सबको पता है, मतलब सब कोई मोबाइल परचेस करते हैं, तो वो सब आज के जमाने में इवन यू विल गो टू रूरल मार्केट, गांव में भी जाएंगे आपको ये सारा चीजों के बारे में लोगों को पता है। रैम अच्छा नहीं है तो मोबाइल अच्छा नहीं रहेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम, रोम, स्पीड और प्रोसेसर आपको अगर सही लगता है तो आप परचेस कर लेते हैं। सेम चीज हम अगर ग्लोबल सिस्टम भी परचेस करेंगे भी हम देखेंगे, लेकिन हम अगर ग्लोबल सिस्टम परचेस कर लेंगे तो फिर बना क्यों नहीं सकते। अगर हमारे पास इतना स्पेंड करने के लिए है, हमारे पास अमाउंट है, तो फिर हम पूरे सिस्टम को परचेस करेंगे, जितना इन्वेस्टमेंट होगा उसको उसके हिसाब से हम बना भी सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूरा सिस्टम को परचेस नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेम चीज देख रहे हैं जो चीज हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम, रोम, प्रोसेसर, ये सब चीजें हम देख रहे हैं, जो चीज हम लोकल सिस्टम परचेस करने के टाइम में देखते हैं। लेकिन हमारा जो यहाँ पर सिस्टम हम पर्सनल यूज करने के लिए लाते हैं वो अलग है, लेकिन हम अगर वेबसाइट के लिए परचेस करते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा, और मैं आपको बता दूं, जब आप ग्लोबल स्तर पर परचेस कर रहे हो
तो पूरा सर्वर आप परचेज नहीं कर सकते। आप चाहो तो आपके पास बहुत बहुत पैसा है तो आप परचेज कर सकते हो, या फिर आप सोचोगे कि नहीं परचेज क्यों करूं, इतना पैसा लग रहा है तो मैं खुद ही बना देता हूँ, बना भी ले सकते हैं ग्लोबल सर्वर। लेकिन आप अगर परचेज यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब आप सोचिए कि किसी के पास बहुत बड़ा जमीन है और वो पार्टीशन करके आपको बेच रहा है, या फिर किसी के पास बहुत बड़ा घर है और वो आपको पैकेजेस के हिसाब से सेल कर रहा है। चलिए ये चीज को समझ लीजिए, फिर हम ग्लोबल सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानते हैं। वेबसाइट रखने का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। आप सोचिए, आप रेंट लेने के लिए भुवनेश्वर मार्केट आके पहुंच गए, आपने सोचा कि मेरे पास कम इन्वेस्टमेंट है क्योंकि मैं स्टार्टअप हूं, या फिर मैं एक पर्सन हूं, या फिर मेरा छोटा सा बिजनेस है, तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मैं एक घर लेना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा ना, मैं क्या चीज चूज करूंगा, आइदर मैं हॉस्टल चूज कर सकता हूं जहां पर मुझे क्या चीज मिलेगा ना, हॉस्टल में आपको फैसिलिटीज कम मिलेंगी और वहां पर भीड़ भी ज्यादा होगा, वहां पर कुछ चीजें कॉमनली भी आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपको उससे ज्यादा थोड़ा सा पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप छोटा सा घर भी ले सकते हैं। उससे थोड़ा सा आपके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप कहाँ पर जा सकते हैं, अपार्टमेंट को जा सकते हैं। उससे और थोड़ा सा पैसा आपके पास, आप सिंगल मतलब इंडिविजुअल डुप्लेक्स सिंप्लेक्स ये सब परचेज कर सकते हैं, मतलब सेल रेंट में रह सकते हैं। उससे और ज्यादा पैसा है तो आप खुद बना लीजिए। तो यही है कॉन्सेप्ट। तो आप स्टार्टअप हैं तो आप सोचेंगे, हमेशा सब कोई सोचते हैं कि चलो हॉस्टल में ही रह जाते हैं, तो हॉस्टल में क्या चीज कॉमन है, जैसे 5 आदमियों को एक रूम, आपको जैसे कॉमन लैट्रिन बाथरूम हो गया, कॉमन बहुत सारी चीजें, टेरेस आपका कॉमन हो गया, बहुत सारी चीजें कॉमन ही आपको मिलता है। हम इसे बोलते हैं शेयर्ड, क्योंकि हम यहाँ पर शेयरिंग की बेसिस में रहते हैं, मल्टीपल चीजों को हम शेयर करते हैं। तो यहाँ पर ग्लोबल सर्वर में हम जब सर्वर परचेज करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होता, तो किसी के बड़े एरिया से हम छोटा सा जगह ही लेते हैं अपना वेबसाइट को स्टोर करने के लिए। और उसका भी कैटेगरीज होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर हॉस्टल है, अपार्टमेंट है, डुप्लेक्स सिंप्लेक्स है और खुद का घर है। तो इसी टाइप का वहां भी कैटेगरीज होते हैं, मैं बस आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम ग्लोबल सर्वर में क्या करते हैं, करने के लिए जब भी जाते हैं हम अपना वेबसाइट का स्टोरेज करने के लिए, तो हमको वहां पर पैकेजेस मिलते हैं। पैकेजेस मतलब जैसे कि आप घर लेने के लिए जाते हो तो आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है ना, तो आपको कोई किसी ने दिखाया कि सर ये रूम देख लीजिए, ये रूम बहुत छोटा सा रहेगा, 500 स्क्वायर फुट का रहेगा, इसका बालकनी है, ये है, आपको यहाँ पर लेकिन विंडोज नहीं मिलेगा, बाथरूम एक ही है, तो आपको पैसा आ जाएंगे कितना, 6,000। फिर आपको आप बोलेंगे नहीं थोड़ा सा और अच्छा सा दिखाए, तो फिर आपको दूसरा पैकेज वो बोलेगा आपको सर 2 BHK मिलेगा, वो थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा, 10,000। आप बोलेंगे नहीं और थोड़ा सा अच्छा है तो दिखाइए, वो बोलेगा 3 BHK है सर, आपको बहुत अच्छा चीज मिलेगा। तो फिर आप क्या करेंगे, आपको आपके बजट के हिसाब से अगर 100 ही लेंगे तो आप 3 BHK ले लीजिए, या फिर छोटा सा ले लीजिए। आप सोचेंगे कि नहीं हॉस्टल में रहना चाहेंगे, हॉस्टल वाले भी आपको बताएंगे कि नहीं हमारे पास 5 आदमी यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर ये कॉमन रहेगा, वो कॉमन रहेगा, किचन कॉमन रहेगा, बाथरूम कॉमन रहेगा, ये सब चीजें रहेगा, ठीक है। तो ये पैकेज आपको बताया जाता है। हॉस्टिंग में भी एग्जैक्टली वही होता है। क्या, जब आप जाते हैं तो आपको पैकेजेस बताया जाता है। पैकेजेस में क्या होता है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सेकेंड रैम कितना दिया गया है आपको। अब ये सोचिए आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो रैम कॉमन होगा, क्योंकि एक सिस्टम का एक ही रैम होता है। सिस्टम का मेमोरी बहुत ज्यादा हो सकता है लेकिन रैम एक ही होता है, वो कॉमन यूज होगा। क्यों, क्योंकि मेमोरी को वहां पर डिवाइड करके आपको दिया जाता है। जैसे एक रूम में एक 5 बेड लगाया जाता है, तो सारा लोग एक रास्ता को यूज करते हैं, एक बाथरूम को यूज करते हैं। तो रैम यहाँ पर एक सिस्टम का एक ही है, तो सारा जितने जन आप वहां पर रेंट में हैं तो सारा लोग आप एक ही रैम को यूज करेंगे। तो मतलब अगर रैम 4 GB है और आप 5 जन हो तो स्लो होने का भी चांसेस है, ठीक है। सेकेंड, स्पेस कितना है वो तो आपको बताया जाएगा अनलिमिटेड। क्यों, क्योंकि आपको क्या पता, आपको जितना स्पेस एक आदमी को रहने के लिए है
उतना तो वो लोग दे रहे हैं, लेकिन वो लोग लिखेंगे अनलिमिटेड, मतलब आप जितना स्पेस चाहो ले सकते हो, तो वो स्पेस हमारा अनलिमिटेड, ये सब बताते हैं। लेकिन आप अगर ज्यादा स्टोर करोगे तो फिर आपको वहां से कॉल आ जाएगी, सर आपके लिए ये सही नहीं है, आप कोई दूसरा पैकेज ले लीजिए। तो आपका स्पीड, स्पीड यहाँ पर अगर हम बताएं तो ये यहाँ पर एक्चुअली इसे स्पीड नहीं बोला जाता है, इसे बोला जाता है बैंडविड्थ। इसलिए इसलिए क्योंकि ये सर्वर हम पर्सनल यूज के लिए नहीं रहे हैं, यहाँ पर वेबसाइट स्टोरेज के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन अलग रहेगा। हाँ, प्रोसेसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, और क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर परचेज करने के टाइम में आप क्या क्या देखेंगे, नहीं देखेंगे तो फिर बाद में आप पछताएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने, आप देखिए कभी भी आप मतलब ऐसे, सबका तो स्टूडेंट का मतलब टाइम गया है, आप अगर सही तरह से नहीं देखते तो बाद में आपको पता लगता है बहुत खराब ही हॉस्टल मिल गया मुझे, खाना सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, इधर उधर। ठीक है, तो आपको सही तरह से एक एक चीजों को देख के आप परचेस करेंगे। उनके सेल के हिसाब से वो लोग कुछ भी लिख देंगे, लेकिन आप अगर चीजों को नहीं जानते तो फिर आप परचेस कर लेंगे, बाद में आपका प्रॉब्लम होगा। और वो इसे अपग्रेड या फिर डाउनग्रेड नहीं कराते, ये लॉ है सर्वर का, मतलब जो लोग सेल करते हैं ये एक लॉ बन गया है कि आपको अपग्रेड, आप बोलेंगे नहीं ये ऑपरेटिंग सिस्टम रैम को थोड़ा सा मेरा बढ़ा दीजिए, हो नहीं पाएगा, आपको दूसरा पैकेज लेना पड़ेगा। मतलब ये पैकेज आपका रिटर्न पैसा भी नहीं मिलेगा आपको दूसरा इसको कैंसिल करके कोई दूसरा फिर से लेना है। तो इसलिए जो भी चीज आप परचेज करने के लिए जा रहे हैं उससे पहले आप चीजों को जान लीजिए। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम, रोम, बैंडविड्थ, प्रोसेसर, और क्या देखेंगे आप यहाँ पर, नंबर ऑफ डोमेन्स। इसके बारे में बताता हूँ, नंबर ऑफ डोमेन्स क्या है मैं बताता हूँ। फिर इसके बाद आप और क्या देखेंगे, नंबर ऑफ ईमेल आईडीज। फिर क्या देखेंगे, फॉर ईमेल स्पेस। और क्या देखेंगे आप यहाँ पर, नंबर ऑफ सब डोमेन्स, सब डोमेन्स। ठीक है, और यहाँ पर जो बैंडविड्थ और ये नंबर ऑफ विजिटर भी आप बोल सकते हो, यहाँ पर नंबर ऑफ विजिटर, मतलब डिफरेंट सेम चीज को डिफरेंट वे में ये लोग दिखाते हैं। ठीक है, अब ये एक चीज क्या है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अब इतने तक तो आपको पता ही है, प्रोसेसर तक, इसमें एक बैंडविड्थ आपको पता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। नंबर ऑफ डोमेन्स, ईमेल आईडीज फॉर ईमेल स्पेस। जो चीज हम परचेज करते हैं ग्लोबल सर्वर में, इसको हम बोलते हैं शेयर्ड सर्वर। मैं आपको बताया क्यों शेयर्ड सर्वर है ये, क्योंकि कोई सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने बड़ा सा स्पेस को पार्टीशन करके मल्टीपल यूजर को बेच रहा है पैकेजिंग के हिसाब से। सेम चीज को थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर परचेज कर रहे हैं। मतलब जैसे मेरे साथ अगर 5 आदमी कॉमन है, रहते हैं एक साथ, तो जो चीज मुझे ऑफर किया जाए उनको सेम चीज ऑफर किया गया होगा, इसलिए तो वो है। अगर उनके पास बहुत ज्यादा बड़ा स्पेस है तो हर एक आदमी, देखिए मेरे रूम में 5 है, कोई आदमी कोई कोई रूम में तो 3 भी होंगे, कोई किसी में 2 भी होंगे, उनको ज्यादा फैसिलिटीज है। तो सेम शेयर्ड सर्वर है, वो शेयर्ड ही है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा उनको फैसिलिटी है, हमको थोड़ा सा कम है। तो प्राइसिंग में डिफरेंस हो सकता है, 5 जन है तो आपका प्राइसिंग कम है, 2 जन है तो ज्यादा है, लेकिन वो भी शेयर्ड है, आप भी शेयर्ड। शेयर्ड सर्वर में अंदर क्या होता है, अगर कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इनिशियली सारे स्टार्टअप शेयर्ड सर्वर से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर को जाइए, हॉस्टिंग सर्च कीजिए, आपको मल्टीपल ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जो हॉस्टिंग सेल कर रहे हैं। आप इनसे क्या करेंगे, ये सब चीजें परचेज करेंगे, मतलब एक छोटा सा जगह परचेज करेंगे जहां पर आप अपना वेबसाइट का जो डिजाइन किए होंगे उसके उसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद आपको डोमेन को, आपका डोमेन को उसके साथ कनेक्ट करा लेंगे, फिर आपका वेबसाइट लाइव हो जाएगा, चलेगा। तो ये सर्वर आपको देख के परचेज करना है। क्यों? क्योंकि ये रिस्की है। मतलब अगर ये स्लो हो गया, मतलब जैसे कि बहुत ज्यादा आदमी आपके रूम में हो गए, तो फिर आपका वेबसाइट आपका यूजर खोलने के लिए ट्राई करेगा,
अगर आपका बहुत ज्यादा यूजर है, मतलब सोचिए कि आपका वेबसाइट में आधार कार्ड डाउनलोड हो रहा है, तो सोचिए कि पूरा इंडिया ही आपका साइट को यूज करेगा, एक एक दिन में लाखों करोड़ों लोग खोलेंगे, अगर आपका साइट ही स्लो है तो फिर कैसे खोल पाए? तो ये स्लो क्यों होता है? शेयर्ड होने की वजह से स्लो होता है। तो फिर आप सोचेंगे तो फिर इसका क्या सोल्यूशन नहीं है? हाँ सोल्यूशन है, हम आगे पढ़ेंगे क्या सोल्यूशन। अब शेयर्ड सर्वर के बारे में पहले जान लेते हैं फिर पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम रोम के बारे में तो आपको पता चल गया, प्रोसेसर तक। अब बैंडविड्थ क्या है पढ़ेंगे, पहले बाकी सब पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ डोमेन्स, मतलब आपने ये जो स्पेस है, सोचिए अभी अब तक के लिए सोचिए, आपने 10 जीबी यहाँ पर परचेज किया, तो 10 जीबी के हिसाब से आप कॉस्ट भी दे दिए, लेकिन आपने एक वेबसाइट वहां पर डाला है, एक वेबसाइट का फाइल, जैसे कि xyz.com आपने परचेज किया था, उसी का फाइल डाला है, लेकिन उसका फाइल का जो साइज है वो सपोज 2 जीबी है, रेस्ट 8 जीबी तो आपका खाली है। अगर वहां पर आपको परमिशन है, मतलब होस्टिंग परचेज करने के टाइम में आपका पैकेज में लिखा गया था कि नंबर ऑफ डोमेन इज 2, सपोज 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, डिपेंड। नंबर ऑफ डोमेन्स अगर 2 है, 2 नंबर्स है, तो मतलब ये 10 जीबी के अंदर आप 2 वेबसाइट बना सकते हैं। xyz.com ने आपने 2 जीबी यूज किया, बाकी 8 जीबी आप और एक वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं, और ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। आप परचेज करने के टाइम में देखिए कितना है, आपको जानकारी होना चाहिए। अब ये हो गया, उसके बाद हो गया आपका नंबर ऑफ ईमेल आईडीज। क्या होता है? क्या आपको मेरे बात समझ में आ रहा है, या फिर कहीं पर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ज्योति मैम जी, क्या आपको कुछ डाउट है? कुछ नहीं है, आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं। जी जी, थैंक यू थैंक यू। जहां पर भी डाउट लगे आप पूछिए। जी जी सर, बिल्कुल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईमेल आईडीज जो है वो क्या है कि आप कॉर्पोरेट मेल आईडी यूज करेंगे, जो जो हम कॉर्पोरेट ईमेल आईडी ज्यादातर बोलते हैं, क्योंकि हमारा अगर डोमेन है तो हम जीमेल की यूज करेंगे। हमारा अगर डोमेन XYZ है तो हम सोचेंगे कि soumya@xyz.com ही यूज करें, तो हम जीमेल की यूज करेंगे। तो ये आपका ईमेल आईडीज है, लेकिन जहां से आप ये चीज परचेज कर रहे हैं ना, वो तो फिर देखेंगे ना उनका स्पेस कितना है, क्योंकि आप अगर मेल आईडी आपका होगा 10, तो 10 मेल आईडी में मेल जाएगा आएगा भी, और उसमें भी स्टोरेज यूज किया जाएगा, लेकिन आपका यहाँ पर स्पेस तो 10 जीबी है, तो फिर इसके हिसाब से ये काउंट कर लेते हैं आपको कितना देना सही रहेगा। आप अगर वहां पर फॉर्मेट करेंगे, सोच लीजिए कि आपका 5 ईमेल आईडीज है, 5 ईमेल आईडी, मतलब आप राम, श्याम, सौम्य, ऐसे 5 ईमेल आईडीज बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको परमिशन वहां पर इतना ही है, आप जब परचेज कर रहे हैं तो आपका पैकेज में इतना ही था, ठीक है। तो 5 ईमेल आईडी बनाएंगे तो फिर आपका सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि शायद आपका जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है वो ज्यादा हो सकता है, मतलब आपका एम्प्लॉय 25 है, तो आप 5 कैसे यूज करेंगे? सबको भी तो देना चाहिए। तो ये चीज आप नहीं देखेंगे तो फिर बाद में फंस सकते हैं। तो ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसे आपको देखना पड़ेगा। फिर फॉर ईमेल आईडी स्पेस, सोचिए कि आपको 5 ही मिला है, लेकिन फॉर ईमेल आईडी का स्पेस आपको 1 जीबी ही मिला है। क्यों? क्योंकि आपको जो सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस दे रहा है, जहां से आप परचेज कर रहे हैं, वो जो 10 जीबी स्पेस है ना, उसी से ही आपको मेल आईडी दे रहा है। तो 5 जीबी तो आपको यहीं पर चले जाएगा मेल आईडी में, बाकी 5 जीबी आप वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 दिया है, मतलब अगर आप किसी का भी अगर 2 तो दिया है, लेकिन अगर किसी एक वेबसाइट में आपने 5 जीबी यूज कर लिया तो बाकी यहाँ पर डालने के लिए आप चाहेंगे और एक वेबसाइट, लेकिन हो पाएगा नहीं क्योंकि आपका स्पेस नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर आप अब देखिए, डिजाइन तो हम अभी तक गए नहीं, मैं आपको डिजाइन बहुत अच्छी तरह से बता दूंगा, और वो भी एक क्लास में हो जाएगा। ये सब चीजों को जानना जरूरी है। डिजाइन में मैं आपको इतना इजी वे में बता दूंगा, आप
आराम से स्टैटिक वेबसाइट ही बताएंगे, डायनामिक नहीं। डायनामिक तो बहुत टाइम लगेगा। बहुत अच्छा बेहतरीन वेबसाइट आप बहुत जल्दी बना सकते हैं विथ कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 ईमेल आईडीज हमको मिला, और पर ईमेल आईडी का स्पेस भी हमको देखना है। मतलब अगर 1 GB मिल रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 GB तो हम ऐसे ही 1-2 मेल अगर जाना आना हो जाएगा तो फिर फिलअप हो जाने के चांसेस। अगर कुछ ज्यादातर फाइल आपने सेंड कर दिया, फिर आपका जो अपोजिट पार्टी ने आपको सेंड कर दिया, तो फिर आपका मेल आईडी फिल हो गया, डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप देख के परचेज कीजिए। नंबर ऑफ सब डोमेन्स क्या होता है मैं आपको बता दूं। नंबर ऑफ आज होस्टिंग के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे। कल का क्लासेस जो रहेगा डिजाइनिंग को हम चलेंगे। जो नंबर ऑफ सब डोमेन्स है, ये क्या होता है मैं आपको बता दूं। सब डोमेन्स क्या होता है कि आपका एक पेरेंट डोमेन होता है। जैसे सोच लीजिए कि वो xyz.com है। पेरेंट डोमेन आपका क्या है? xyz.com। पेरेंट डोमेन को आप पार्टीशन कर सकते हैं। मतलब सोच लीजिए कि आपका एक ही रूम है, आप चाहो तो उसे प्लाई में पार्टीशन भी कर सकते हो, 5-6 रूम्स भी बना सकते हो। बड़ा सा अगर रूम है तो आप पार्टीशन कर सकते हो। लेकिन वो कहां पर हो सकता है? डोमेन में नहीं, होस्टिंग में होगा, क्योंकि जहां पर स्पेस है वहीं पर वो डिवाइड हो सकता है। डोमेन नहीं होगा, डोमेन एक ही, लेकिन वही डोमेन पेरेंट रहेगा, उसके अंदर जो चीज है हम उसे पार्टीशन कर सकते हैं। मतलब जैसे कि सोच लीजिए कि आपका हैदराबाद में एक कंपनी है, बैंगलोर में एक है, पुणे में एक है, भुवनेश्वर में एक है। 4 कंपनियां हैं। 4 कंपनियां का ब्रांड एक ही है। ब्रांड एक ही है, लेकिन आप हैदराबाद में जो सर्विस देते हो वो सर्विस आप भुवनेश्वर में नहीं देते, पुणे में नहीं देते, बैंगलोर में। बैंगलोर में जो देते हो आप बाकी सब में नहीं देते। ऐसे ही चारों में अलग अलग चीजें आप दे रहे हो। आप अगर एक वेबसाइट में सारा चीजों को मेंशन करेंगे तो शायद कस्टमर का कंफ्यूजन आपको हो सकता है, शायद। तो आपको यहाँ पर एक फैसिलिटी दिया गया है कि आप सिटी वाइज अपना वेबसाइट को डिवाइड भी कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो। आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो। जस्ट मिनट प्लीज। इसमें एक क्वेश्चन है, तो उसमें डिफरेंस ठीक है, सौम्य सर जी। सर इसमें सब डोमेन और डोमेन में कुछ तो डिफरेंस रहा नहीं। आप बोले कि 2 डोमेन एक ही में हम एक पैकेज खरीदे, उसमें 2 डोमेन है, तो उसमें फिर सब डोमेन होने से उसको भी तो डोमेन के जैसे खरीदना पड़ेगा, प्रोसेस सेम तो होगा। सर आपका वॉइस थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, मतलब मुझे सुनाई नहीं दे रहा सर सर ये जो सब डोमेन का कॉन्सेप्ट है और ये डोमेन का कॉन्सेप्ट है, उसमें तो कुछ अलग नहीं है। है। कुछ अलग नहीं है। तो क्या डिफरेंस क्या है? तो मतलब सब डोमेन का फिर ऑप्शन क्यों है? मैं डोमेन में आपको 2%। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। लेकिन आज के जमाने में सॉफ्ट डोमेन कोई यूज नहीं करता है, फिर भी ये एक ऑप्शन है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आप OLX को जाएंगे तो OLX क्या होता है, जो भुवनेश्वर में लोग डालते हैं। जैसे कि मतलब ये क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट सर्विस है, जो कोई भी एडवर्टाइजमेंट दे सकता है और उसको परचेस करने के लिए आपको कस्टमर वहीं पर मिल जाते हैं। भुवनेश्वर में है उसका सर्विस, बैंगलोर में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है, सब जगह पर है। लेकिन सिटी वाइज उसका रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। अगर सेम चीज हर एक सिटी में रहेगा तो डिफाइन करने के लिए कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो OLX में आपको दिखाता हूँ। OLX भुवनेश्वर अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो वो अलग दिखाई देता है। देखिए OLX.in/भुवनेश्वर है। देखिए यहाँ पर अगर आप सिटी चेंज करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर सिटी चेंज करके कोई अलग सिटी डालूंगा तो वो स्लैश अलग सिटी हो जाएगा। उससे बोला जाता है फोल्डर कोलकाता।
कोलकाता अगर मैं जाऊंगा, देखिए तो यहाँ पर olx.in/कोलकाता हो गया। कोलकाता में आपको अलग अलग चीजें दिखाई देंगे, भुवनेश्वर में अलग अलग चीजें दिखाई देंगे। तो फिर आप एक डोमेन में, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि सारा चीजों को एक जगह पर दिखाओ, तो फिर आपका कस्टमर तो कंफ्यूज हो जाएगा। अब ढूंढना तो पड़ेगा उसे, कोलकाता में क्या है, कोलकाता पोजीशन को जाना पड़ेगा, फिर भुवनेश्वर में, ऐसे मल्टीपल सिटीज है। तो उसको थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पर सब डोमेन का फैसिलिटी दिया गया है। कंपलसरी नहीं है कि आप इसे यूज करें, लेकिन ये एक फैसिलिटी है, जो चाहे तो आप यूज कर सकते हैं। और आज के जमाने में ये यूज नहीं होता है, क्योंकि सब कोई फोल्डर्स यूज कर रहे हैं, सब डोमेन्स यूज नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, सब डोमेन्स क्या होता है एग्जैक्टली। आपका पेरेंट डोमेन जो है, सोच लीजिए कि .xyz.com है। अगर आप सब डोमेन को जाएंगे, तो अगर बैंगलोर है आपका, सपोज बैंगलोर में आप एक अलग वेबसाइट व्यू दिखाना चाहते हैं, पेरेंट आपका xyz.com, लेकिन व्यू अलग होगा, तो क्या करेंगे आप, बैंगलोर, नाम कुछ भी लग सकते हैं, बैंगलोर रख सकते हैं, बैंग रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, कोई भी, बैंगलोर .xyz.com कंपलसरी आपका रहेगा। उसके साथ अगर आप हैदराबाद में अलग व्यू दिखाना चाहते हैं, HYD आप लिखेंगे, तो HYD.xyz.com तो आपका रहेगा। ये जो प्री फिक्स लगा रहे हैं आप, बैंगलोर, ये फिक्स तो आप नहीं बोल सकते, तो ये जो लगा रहे हैं आप, इसी को ही बोला जाता है सब डोमेन। मतलब आपका डोमेन डिवाइड होके आप ही के यूज में लगेगा डिफरेंट व्यू के लिए। समझ में आया आपको, या फिर कुछ डाउट है? आपको समझ में आया? जी जी। तो लेकिन आज के जमाने में क्या होता है, सब डोमेन को का ज्यादा यूज नहीं होता, मतलब कभी कभार लोग यूज कर लेते हैं अपना ब्लॉग बनाने के लिए, या फिर देखेंगे तो मैं आपको कुछ एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ। जैसे कोई न्यूज चैनल का रीजनल लैंग्वेजेस भी होता है, जैसे ओडिया में होता है और इंग्लिश में भी होता है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए, रिपोर्टर्स टुडे, एक न्यूज चैनल है उड़ीसा का। इनका देखिए इंग्लिश न्यूज डॉट, देखिए reporterstoday.com है। इनका पेरेंट डोमेन जो है वो reporterstoday.com है, लेकिन इनका इंग्लिश न्यूज के लिए अलग है और उड़िया के लिए भी शायद अलग है। उड़िया का मैं देखा नहीं था। उड़िया रिपोर्टर्स टुडे उड़िया अगर हम लिखेंगे, तो जो यूज करते हैं वो करते हैं, जो नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए सर, इसको फोल्डर्स में अब यूज होना स्टार्ट हो गया। फोल्डर से मतलब रिपोर्टर्स टुडे /इंग्लिश भी आप बना सकते हैं। स्लैश मतलब एक फोल्डर बना लीजिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिस्टम के अंदर ड्राइव होते हैं, तो ड्राइव के अंदर सोच लीजिए कि मैंने एक बनाया फोल्डर जिसका नाम है xyz.com। इसके अंदर मैंने अपना सारा फाइल स्टोरेज किया, जो डिजाइन मैंने बनाया। फिर मैंने सोचा कि इसके अंदर और एक फोल्डर बनाता हूँ, उसका नाम देता हूँ सपोज कुछ ऐसे दे देता हूँ, जैसे हैदराबाद, मैंने आपको सब डोमेन के हिसाब से बताया। तो xyz.com के अंदर अगर हम XYD के अंदर जाएंगे, तो ऊपर वाला देखिए xyz.com/HYD है। इसके अंदर भी हम कुछ डिजाइन स्टोर कर सकते हैं, तो ये होता है फोल्डर। अगर सब डोमेन जाएंगे तो hyd.xyz.com हो जाएगा, जो ज्यादातर आज के जमाने में यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये है सब डोमेन और आपका फोल्डर के बीच में डिफरेंस। OLX पहले से सब डोमेन में बना रहा था, लेकिन bhubaneswar.olx.com था, लेकिन अब उन्होंने फोल्डर बना दिया है। ये है आपका सब डोमेन। ठीक है, सब डोमेन के बाद बैंडविड्थ में जाते हैं। बैंडविड्थ क्या होता है मैं आपको बताऊं। अब देखिए, सोचिए कि आप परचेज करने के टाइम में आपने देखा था कि आपका बैंडविड्थ जो है वो 10 GB का था। सोचिए, ज्यादा हो सकता है, बस हम एग्जांपल में ले रहे हैं, 10 GB का ही था। ठीक है, तो हम चलते हैं ये वाला
विजिबिलिटी को आपको पता चलेगा यहीं से। जैसे जब भी कोई यूजर आपका वेबसाइट को खोलने के लिए ट्राई कर रहा है, उसे जो पहला पेज दिखाई देता है उससे बोला जाता है होम पेज। मतलब जैसे मैं मेरा वेबसाइट खोल रहा हूँ, तो मेरा वेबसाइट का जो पहला पेज मुझे दिखाई देता है, csodm.com लिख के मैंने एंटर दबाया, मुझे कोई तो पेज पहले दिखेगा, ये वाला पेज मुझे पहले दिख गया। अब मैं इसके अंदर जाके कोई भी चीज के अंदर जा सकता हूँ, लेकिन ये वाला पेज जो है मेरा होम पेज है, जो मैं xyz.com सॉरी csodm.com लिखने के बाद मुझे पहले दिखाई दिया। ये चीज कुछ स्पेस लेता है, जैसे कि वहां पर भी कुछ इमेजेस था, कुछ टेक्स्ट था, कुछ वीडियो ऑडियो कुछ भी चाहिए, तो ये तो एक स्पेस ही है जो सर्वर से लाके मुझे दिखाता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपका एक यूजर ने अगर xyz.com लिख के यहाँ पर एंटर दबाया, तो xyz.com के पास कुछ फाइल नहीं है, वो यहाँ पर गया और फाइल लाया, डाउनलोड हुआ और आपको दिखाया। तो ये एक रास्ते में जाना आना लगे रहता है, उसको बोला जाता है बैंडविड्थ। मतलब जैसे यू कैन से इट एट द डोर साइज ऑफ सर्वर। मतलब अगर आपके पास इतना बड़ा डोर है कि जिसके अंदर 3 आदमी एक साथ जा सकते हैं, वो आपका कैपेसिटी। अगर आप 50 आदमी को एक साथ भेजेंगे तो नहीं जा सकते वहां पर, क्योंकि आपका साइज 3 आदमी जैसा ही है, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। उसी को यहाँ पर बोला जाता है बैंडविड्थ। तो आपका साइज कितना है? 10 GB। सोचिए कि आपका होम पेज जो है जब खुलता है, तो आपका जो होम पेज का साइज है सोच लीजिए कि 1 GB है। मतलब एक यूजर अगर आपका वेबसाइट को खोलता है तो 1 GB डाटा यहाँ पर आता है। सर ये डुप्लेक्स में काम करते ना सर, सिंप्लेक्स में काम करेगा ये जो बैंडविड्थ? मतलब कोई अपलोड कर रहा है, नहीं डाउनलोड नहीं कर रहा सर, है? ये सारा चीजों में काम करेगा। मतलब आप सोच लीजिए आज के जमाने में IRCTC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ये प्रॉब्लम होता है। आप टिकट करने के लिए जाएंगे तो कभी कभार इतना स्लो हो जाता है कि आप टिकट नहीं कर पाएंगे। ये बैंडविड्थ के लिए ही होता है। मल्टीपल यूजर एक साथ जब एक चीजों के अंदर घुसने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जगह नहीं बचता है, तो यही इश्यूज होता है, स्लो डाउन हो जाता है। तो आप जितना भी बड़ा सिस्टम बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका सिंप्लिसिटी उतना नहीं है, आप अगर उससे सिंप्लीफाई उतने सही तरह से नहीं किए हैं, तो फिर आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है। उससे एक्चुअली बोला जाता है एप्लीकेशन टायर। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपका हो सकता है। जितना भी बड़ा आप सर्वर ले लीजिए, जितना भी बड़ा सा बैंडविड्थ आप ले लीजिए, ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका एप्लीकेशन आप सही तरह से बनाए नहीं है, एप्लीकेशन मतलब अगर आपका बैंक को कोई जा रहा है, एक आदमी आप बिठाए हो उसे हेल्प देने के लिए, लोगों को 10 आदमी उसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और वो किसी को आंसर नहीं दे पा रहे क्योंकि 10 आदमी एक साथ पूछ रहे हैं। अगर आप एक एक करके सबको बिठाएंगे, मतलब एक साथ 10 आदमी को आप घुसने देते हैं, 10 आदमी हैं 10 आदमी को हेल्प करने के लिए, उसे बोला जाता है एप्लीकेशन टायर। मतलब आपने सिंक्रोनाइजेशन उतने अच्छी तरह से किया है कि मतलब चीजें बहुत अच्छी तरह से हैंडल हो पाए, जितना भी आदमी आ जाए सबको सोल्यूशन सही टाइम पे सही तरह से मिल जाएगा। ये आपका अरेंजमेंट है, ये आपका सिस्टम नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं? ये आपका अरेंजमेंट है, ये आपका सिस्टम नहीं है। सिस्टम आपका छोटा सा है, बहुत छोटा सा बिल्डिंग है, लेकिन आपने उसे इस तरह सा अरेंजमेंट किया है कि आपका बहुत ज्यादा कस्टमर अगर भी आ जाते हैं, आप सही तरह से सोल्यूशन दे पाते हैं सबको। इसलिए तो फेसबुक स्लो नहीं होता, गूगल स्लो नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि इनका एप्लीकेशन को उन्होंने उस टाइप का बनाया है, ना कि उनका सर्वर बहुत बड़ा है। वो तो है, लेकिन फिर भी आप जितना भी बड़ा प्लेग्राउंड में पार्टी कीजिए सारा, अगर आपका करोड़ों लोग पहुंच जाते हैं पार्टी को, फिर आपको वहां पर भी स्लो डाउन हो जाएगा, मतलब प्रोसेसिंग स्लो होगा। समझ रहे हैं नहीं? तो ये होगा ही होगा, लेकिन आप अगर सही तरह से मैनेज करेंगे तो नहीं होगा। उसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, एक आदमी अगर खोलता है तो उसे 1 GB एक्सेस इस डोर में वो लेके आता है। आप सोचिए अगर 10 आदमी ने एक साथ खोला तो 10 GB एक साथ आएगा। मतलब जब भी आपका रिजल्ट निकल जाता है आपका यूनिवर्सिटी के साइड में, तो सबको एक साथ खोलने के लिए ट्राई करता है। तब भी क्या होगा कि आपका अगर 1 GB है, एक साथ 1 GB खुलता है और 10 आदमी ने एक साथ खोल दिया तो 10 GB, मतलब आपका बैंडविड्थ रीच हो जाता है। अब 100 आदमी ने खोल दिया तो 100 GB है, लेकिन आपका साइज तो 10 GB है, कैसे खुलेगा? अगर बाई चांसली किसी का डाटा वहां से निकल गया तो निकल गया, अब किसी का ऐसे घूम रहा है तो घूम रहा है, किसी का मतलब टोटल खुल ही नहीं रहा है।
यही सब प्रॉब्लम होता है। मतलब आज के जमाने में IRCTC में भी ये होता है, और फिर भी डे बाय डे वो लोग इम्प्रूव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, एप्लीकेशन को सही बना रहे हैं ताकि अरेंजमेंट सही हो पाए। सर्वर बड़ा नहीं, अरेंजमेंट को सही बना रहे हैं ताकि सब यूजर को फैसिलिटी सही मिले। ये होता है आपका बैंडविड्थ। आप सोचेंगे बहुत सारा कंपनियां ऐसे लिख देते हैं अनलिमिटेड बैंडविड्थ। अब ये चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए कोई कंपनियां और थोड़ा सा क्लैरिटी कस्टमर को देने के लिए नंबर ऑफ विजिटर्स उसे लिख रहे हैं। अब ये बैंडविड्थ लिखते तो 10 GB लिखते, नंबर ऑफ विजिटर्स बोलेंगे तो आपको बोलेंगे सर आपको हम दे रहे हैं 1 लाख कस्टमर, 1 लाख कस्टमर, वो भी पर मंथ। मतलब पर मंथ में अगर आपका 1 लाख कस्टमर भी आते हैं तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतना यूज कर सकते हैं। आप बोलेंगे ना कि बैंडविड्थ मेरा 10 GB है लेकिन 10 आदमी को होने के बाद मेरा स्लो हो जाता है। अब वो आपको बोलेंगे नहीं सर आपको हमने दिया है 1 लाख लोग एक साथ, सॉरी एक साथ नहीं, एक साथ होगा तो फिर आपका सर्वर क्रैश भी हो सकता है। ठीक है, तो आप पर मंथ यूज कर सकते हैं। अब आप कितने अब क्या यूज करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो आप हमेशा पैकेज सही चूज कीजिए, आपके बजट के अंदर आप पैकेज सही चूज कीजिए। मैं आपको कुछ सर्वर सर्विस प्रोवाइडर के नाम बताता हूँ, दिखाता हूँ आपको जो लोग ये सब देते हैं। जैसे हमने होस्टिंग सर्च करना है, यहाँ पर सर्वर नहीं, आप होस्टिंग सर्च करेंगे तो आपको मिलेगी। देखिए जैसे यहाँ पर HostGator, तो HostGator में आपको, और बाकी सर्वर जो है टाइप्स में आपको बताता हूँ। टाइप्स ऑफ सर्वर में अभी तक आपने बताया नहीं, बताता। जैसे देखिए यहाँ पर वेब होस्टिंग आप जाएंगे तो लिखिए लिनक्स विंडोज शेयर सर्वर। तो पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप चूज करेंगे ना, तो यहाँ पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब लिनक्स शेयर्ड में जाएंगे तो क्या क्या पैकेजेस है आप देख लीजिए यहाँ पर। सर एक स्टार्टर प्लान है उनका, सिंगल डोमेन, यहाँ पर एक डोमेन ही आप डाल सकते हैं, 20 GB का स्पेस रहेगा, 100 GB ट्रांसफर रहेगा। मतलब यही है बैंडविड्थ, 5 ईमेल आईडी रहेगा, डाटाबेस के बारे में छोड़ दीजिए, और ये SSL रहेगा। SSL के बारे में बताता हूँ, समझ में आ रहा है सर? आज खत्म कर लेंगे इसे, तो फिर सो दैट कि वी कैन स्टार्ट न्यू फेज, लाइक डिजाइनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया आपका शेयर्ड सर्वर। आप बोलेंगे कि नहीं मेरे पास ज्यादा पैसा आ गया है, अब मेरा बिजनेस बढ़ रहा है तो मैं शेयर्ड सर्वर अब यूज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कस्टमर ज्यादा मिल रहे हैं, तो वेबसाइट विजिट बढ़ रहा है, तो मैं अगर इसी में चलाऊंगा तो मेरा बिजनेस लॉस हो जाएगा क्योंकि स्लो हो रहा है। तो आप यही शेयर्ड सर्वर यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं क्लाउड को। क्लाउड देखिए, क्लाउड एक सर्वर टाइप नहीं होता है, टाइप नहीं होता है। सर्वर टाइप्स में आपको बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ रेंटेड सर्वर। ये रेंटेड सर्वर होता है, रेंटेड सर्वर वी यूज नॉर्मली। क्या होता है, एक होता है शेयर्ड, एक होता है आपका VPN, सॉरी VPS, और एक होता है डेडिकेटेड। ये तीनों टाइप ही होते हैं सर्वर्स जिसे हम यूज करते हैं। ठीक है सर, तो शेयर्ड सर्वर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा प्राइसिंग दिखा देता हूँ पहले। देखिए यहाँ पर इसका प्राइसिंग है, थोड़ा सा और इससे अच्छा रखेंगे तो देखिए यहाँ पर अनलिमिटेड दे रहा है, डाटा ट्रांसफर अनलिमिटेड। देखिए आपको अनलिमिटेड लिख रहे हैं लेकिन मिलेगा नहीं कभी भी, इसलिए लिख रहे हैं उनका मतलब ये हो जाए, सेल हो जाए, लेकिन ये होता नहीं है। इससे थोड़ा और अच्छा, इससे थोड़ा और अच्छा ये भी है, आप इनमें से कोई भी पैकेज ले सकते हैं इनिशियली। देखिए यहाँ पर VPS भी है और डेडिकेटेड भी है। अब देखिए VPS के अंदर हम जाएंगे, अगर VPS सर्वर होस्टिंग के अंदर जाते हैं तो इसका प्राइसिंग थोड़ा सा देख लीजिए सर। यहाँ पर आपको 699 पर मंथ आ जाता है। अगर आप 3 साल के लिए एक साथ लेंगे, अगर आप 1 साल के लिए लेंगे तो 899 पर मंथ आ जाएगा डेडिकेटेड में। डेडिकेटेड अगर हम BPS में जाएंगे, अब शायद हम BPS में गए थे, डेडिकेटेड में चलते हैं। देखिए सर यहाँ पर आपको 9000 पर मंथ आ रहा है, तो मतलब सबसे जो कीमती है, मतलब बहुत ज्यादा प्राइसिंग जिसका है वो है डेडिकेटेड। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको शेयर्ड सर्वर बताया कि एक हॉस्टल है जहाँ पर कॉमन यूज हो रहा है बहुत सारा चीजें, इसलिए आप स्लो हो रहा है। अब VPS क्या है, एक अपार्टमेंट है, ठीक है,
बीपीएस क्या है? एक अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट मतलब जहां पर आपका खुद का कॉमन कुछ नहीं है, कुछ चीजें कॉमन है। मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें वहां पर कॉमन है, इसलिए उसका क्या कॉमन है मैं आपको बता दूं। जैसे कि बीपीएस का क्या है ना, आपका जो कंप्लीट स्टोरेज है, मतलब जहां पर आप रहना चाहते हैं वो सारा चीजें आपका मतलब आपके लिए ही है। रूम्स आपका है, बाथरूम आपका है, बालकनी आपका है, सारा चीजें आपका है। तो मतलब सोच लीजिए कि शेयर्ड में आपको जो चीज मिल रहा था कॉमन, जैसे कि रैम वगैरह ये सब कॉमन था, लेकिन बीपीएस में ये आपको अलग मिलेंगे। मतलब जैसे कि सोच लीजिए एक बड़ा सा सिस्टम से एक बड़ा सा मेमोरी और एक डेडिकेटेड रैम आपको मिल जाएगा। मतलब 4 GB, मतलब आप 4 GB ही यूज करेंगे, कोई शेयर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बैंडविड्थ भी आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, आप ही का रहेगा, आपका डोर साइज आप ही का रहेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कॉमन रहेगा, जैसे कि आप अपार्टमेंट को आने के लिए तो सर गेट एक ही है, और अपार्टमेंट जो में आप रूम लिए हैं उसमें जाने आने के लिए जो भी, जैसे आप लिफ्ट यूज कर रहे हैं तो वो एक ही सिस्टम से ही यूज रहे हैं, लेकिन आपको सिस्टम में डिवाइड किया गया है। बड़ा सा रैम है, जैसे कि मतलब 100 GB का रैम है, आपको 2 GB दिया गया है, 4 GB दिया गया है। आप 4 GB को यूज कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम तो एक ही है। 100 GB को डिवाइड किया गया है, 4 GB आपको पर्सनल यूज के लिए दिया गया है, लेकिन सिस्टम एक ही। यहाँ पर बीपीएस में सिस्टम एक रहेगा। यहाँ पर भी स्लो होने का चांसेस है अगर आपका बहुत ज्यादा विजिटर हो गया तो। अब आपका आप धीरे धीरे सोशलाइज होते जा रहे हैं, लोग आपको जानते जा रहे हैं, तो विजिटर तो बढ़ेंगे। अब आप बीपीएस लिए थे, बीपीएस का भी वही प्लान से आप देखिए जो मतलब डेडिकेटेड में देखिए इसका क्या है, मतलब प्रोसेसर क्या है, कितना जीबी रैम आपको मिल रहा है। यहाँ पर 16 GB 500 GB का स्पेस मिल रहा है, 5 TB का बैंडविड्थ मिलेगा, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन यहाँ पर हो सकता है। एसएसएल के बारे में हम बता दे अभी बताएंगे। तो ये डेडिकेटेड है। वीपीएस में भी आप देख लीजिए, आपको प्लान सही रहेंगे, सेम टाइप का रहेंगे। आपको यहाँ पर 2 कोर सीपीयू मिलेगा, 2 GB रैम ही मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया 20 GB का स्पेस, 1 TB बैंडविड्थ रहेगा। ठीक है, तो ये आपको सस्ते में मिल जाएगा। इसमें और भी कैटेगरी क्राइटेरियाज हैं सर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दें। तो ये आपका स्टोरेज के हिसाब से, रैम के हिसाब से प्राइसिंग है। बीपीएस थोड़ा सा सोच लीजिए कि आपका अपार्टमेंट है जिसमें आपका घर का डोर तो आपके लिए इंडिविजुअल रहेगा, लेकिन आपका कुछ चीजें कॉमन रहेगा, जैसे जो सीढ़ी आपका यूज होता है या फिर जो लिफ्ट आपका यूज होता है वो एक ही सिस्टम का है, वो आपके लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, बाकी फिर हम चलेंगे डेडिकेटेड। डेडिकेटेड में सोच लीजिए सर आपका एक सीपीयू ही आपका है। मतलब सोच लीजिए कि आपका डुप्लेक्स है जिसमें आपका पार्किंग आपका है, गेट भी आपका है, घर भी आपका है, सारा चीजें इंडिविजुअल यूज करेंगे, ये बहुत फास्ट चलेगा। ठीक है, सोच लीजिए आप मतलब खुद बना रहे हैं, जितना पैसा आपको लग रहा है, मतलब जितना फैसिलिटीज आपको मिल रहा है, आप इसको रेंट में भी ले रहे हैं, उतना ही फैसिलिटी आपको मिल रहा है। आप हमेशा कोई सोचेगा कि मैं बना लूं तो मेरा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। अब ये तो होता है, लेकिन यहाँ पर फैसिलिटी लगभग आपको सेम मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेमोरी आपका डिफरेंस हो सकता है। जैसे आप खुद बनाएंगे तो 100 GB के बदल में आप उससे ज्यादा बना सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ पर जो है आपको यूज करना पड़ेगा। आप सोच लिए कि आपका डुप्लेक्स है, एरिया के साथ सारा चीजें मिल रहा है, यहाँ पर स्लो होने का चांसेस। अब आप माइग्रेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, शेयर्ड टू बीपीएस हो सकता है, उससे ज्यादा आपके पास बिजनेस ग्रोथ हो रहा है तो आप डेडिकेटेड ले सकते हैं। अब इनमें और एक कॉन्सेप्ट है जो है क्लाउड सर्वर। क्लाउड क्या होता है? क्लाउड एक कॉन्सेप्ट है सर। क्लाउड क्या है? कॉन्सेप्ट है। क्लाउड क्या है कि जैसे बादल है, ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे बादल है, आप भी एक्सेस कर सकते हैं, मैं भी एक्सेस कर सकता हूँ कहीं पर भी होके, और भी कोई एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो मतलब सबको इसे एक्सेस करते हैं कहीं पे भी होते हुए। मतलब सोच लीजिए सर कि आपका जो जहां पर आपने फाइल स्टोरेज किया गया है उसका जो डोर साइज है, जिसे हम बैंडविड्थ बोलते हैं, वो नहीं है, ओपन स्पेस है। क्लाउड का कॉन्सेप्ट वही होता है कि यूजर कहीं से भी आके फाइल लेके जा सकता है। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें सिक्योरिटी फिर क्या है? अगर ये ओपन है, सब कोई इसमें घुस सकता है, कहीं से भी घुस सकता है, तो फिर इसमें सिक्योरिटी क्या है? अब एक चीज सोचिए,
सर आप अगर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने घर में, सिक्योर है, आप सोच रहे हैं कि मेरा दीवार है, लोग इसके अंदर ही पार्टी करेंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे, इसी के अंदर ही मेरा पार्टी चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, सिक्योर भी है, अच्छा भी लगेगा, प्राइवेसी लगेगा। अब आपका बहुत आदमी बढ़ गए हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे तो यहाँ पर पार्टी करना नहीं चाहिए, मैं किसी प्लेग्राउंड में ही करता हूँ। अब प्लेग्राउंड में आप सिक्योरिटी गार्ड भी जगा सकते हैं, वो भी सिक्योर हो सकता है। चारों ओर आपका सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे, जो भी एंट्री लेगा वो आपको आई कार्ड या फिर जो भी है आपका फॉर्मेलिटीज वो दिखा के ही एंट्री कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता, वो भी सिक्योर है। खुला आसमान के तले आप कर रहे हैं लेकिन सिक्योर है, इनसिक्योर नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड आपका बहुत ज्यादा है, सारा टाइट सिक्योरिटी है, लेकिन प्लेग्राउंड में हो रहा है पार्टी, अब ये भी सिक्योर है, उसको आप क्लाउड बोल सकते हैं, जिसमें एक्सेस चारों ओर से, बैंडविड्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर्ड में भी यूज हो सकता है, डेडिकेटेड में भी यूज हो सकता है, VPS में भी यूज हो सकता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लाउड कॉन्सेप्ट, यहाँ पर बैंडविड्थ का कोई एक लिमिटेशन एग्जैक्टली नहीं होता। लेकिन आप सोचिए सर, क्लाउड आप बना रहे हैं कहाँ पर, मतलब पार्टी आप प्लेग्राउंड में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फिर भी वहां पर अगर जितना आपको विजिटर्स चाहिए होता है उससे ज्यादा विजिट कर रहे हैं, आपका प्लेग्राउंड छोटा पड़ जा रहा है, तो वहां पर भी स्लो होगा या नहीं? दुनिया में ऐसा कुछ सॉल्यूशन नहीं है सर स्लो होने के लिए, बस आपका ऑर्गेनाइज वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ये पार्टी, वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर वेबसाइट अगर सही रहा तो फिर जितना भी कस्टमर आपका आ जाए मैनेज हो जाएगा सही भी, और टाइम में सब कुछ हो पाएगा। ये आपका एप्लीकेशन टायर इसे बोला जाता है सर, टायर एप्लीकेशन, 1 to 1, 1 to many, many to 1, ऐसे मल्टीपल डिवाइड में होता है, ये आईटी का चीज है, आप समझ में तो थोड़ा बहुत आ रहा होगा। तो ये चीजें एप्लीकेशन के टायर के ऊपर डिपेंड करता है। पूरा समझ में आ गया या फिर इसमें कुछ आपका डाउट है? नेक्स्ट होने से बोलेंगे सर। जी जी नहीं सर, कॉन्सेप्ट तो वही है ना, जो भी हो हम तो क्लाउड से ही यूज, सारा तो क्लाउड में ही हो रहा है ना सर। आप डेडिकेटेड ले सकते हैं, क्लाउड एप्लीकेशन सर अलग है, क्लाउड एप्लीकेशन अलग है, क्लाउड सर्वर अलग है। क्लाउड एप्लीकेशन मतलब एक एप्लीकेशन को मल्टीपल यूजर अगर यूज करते हैं और उनको सेम चीज दिखाई देता है, मतलब जैसे कि एक टीवी है, आप देखते हैं तो आप अलग देखते हैं, मैं देखता हूं तो मैं अलग देखता हूँ, स्क्रीन एक है, जो जिसको जिस वे में दिखना चाहता है वो दिख जाता है, वो होता है क्लाउड एप्लीकेशन। जैसे फेसबुक आप लॉगिन करते हैं तो आप लॉगिन एक ही है, आप लॉगिन करते हैं आपका फाइल देखते हैं, मैं लॉगिन करता हूं तो मेरा देखता हूं, वो होता है क्लाउड एप्लीकेशन। लेकिन सर क्लाउड सर्वर अलग है, क्लाउड सर्वर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बैंडविड्थ का लिमिटेशंस नहीं होता, लेकिन ये सिक्योर भी है। समझ में आया सर? ओके सर। जी, अगर कुछ और डाउट है तो बोलिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट सेशन में, मतलब टुमारो विल मूव टू डिजाइन, और इसका जो वीडियो है वो आपको पूरा मिल जाएगा।